हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज में आज मैं एक और टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने मेरे प्रीवियस सेशंस अभी तक नहीं देखे हैं सो मेक श्योर कि आप पिछले सेशंस जरूर देखें। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मेरे पिछले सेशन जो पूरी प्लेलिस्ट है इनफैक्ट उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं मिलता है तो आप स्टडी आईक्यू के YouTube चैनल पर जाइए, वहां पर एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे नाम से हिस्ट्री की। उस प्लेलिस्ट में पिछले सेशंस को जरूर देखिएगा, क्योंकि पिछले सेशंस अगर आप नहीं कवर करते हैं तो ये जो सीरीज हमारी चलती आ रही है, सारे टॉपिक्स जो हमने पिछले कवर कर लिए हैं वो आप ठीक से जो है वो रिसीव नहीं कर पाएंगे और आगे आने वाले सेशंस आपको नहीं समझ आएंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो मैंने पिछले सेशंस में ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिए हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इन सेशंस के माध्यम से मैं कंसेप्चुअल एज वेल एज फैक्चुअल नॉलेज को जोड़ता चला जा रहा हूं, तो दोनों चीजें ही मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। सारे कॉन्सेप्ट्स में प्रिपेयर कर रहा हूं, आपके सारे के सारे या ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स हम इकट्ठा करने की कोशिश कर ही रहे हैं। और आपको सेशंस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, कहां कहां पर आपको जो है वो पॉइंट्स मेरे अच्छे लगे, मेरे सेशंस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है। उसके अलावा जो मैं सवाल पूछूंगा बीच में, उन सवालों के जवाब आप जरूर देंगे। उसके अलावा अगर आप सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको स्टडी आईक्यू की लर्निंग एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा, उस पर सीएससी का एक पूरा थॉरो प्रोग्राम अवेलेबल है। उस प्रोग्राम को आप देखिए, उसमें 1300 से प्लस वीडियोस अवेलेबल हैं। डेली की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है, डेली का नया करंट अफेयर जो है वो अपडेट हो रहा है एप्लीकेशन पे। सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ना है। तो सबसे पहले मेन फीचर से शुरू करते हैं। पहला ही स्टेटमेंट देखिएगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन अगस्त 1935। इट्स मेन प्रोविजंस वर एज फॉलोज। अगस्त 1935 में पास हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो आइए सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं एक बैकग्राउंड आज के टॉपिक का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमें समझना है 1935 का। अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो मैंने वैसे एक स्ट्रेटेजिक डिबेट करके एक टॉपिक करा दिया है। जो बैकग्राउंड है या जो पिछली घटनाएं हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, वो स्ट्रेटेजिक डिबेट वाले टॉपिक में कवर हो जाएंगी। उससे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस और पूना पैक्ट मैंने करवा दिया। उससे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये 1935 से पहले की घटनाएं हैं, ये पिछले सेशंस में कवर हो चुकी हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं पिछले सेशंस जरूर देखिए, ताकि थॉरो तरीके से जो कॉन्सेप्ट एज वेल एज फैक्ट हम सभी जो जोड़ते चले जा रहे हैं वो थॉरो तरीके से आपके तैयार हो, एक फाउंडेशन, आपकी बेहतरीन फाउंडेशन क्रिएट हो। राइट। फिर भी अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं या अगर आप देखने का प्लान है आपका, अगर आप देख भी लिए हैं तो फिर भी एक बैकग्राउंड मैं अभी भी क्रिएट कर देता हूं आपका। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाया गया। गांधी जी की स्ट्रगल, ट्रूस और स्ट्रगल की नीति मैंने द स्ट्रेटेजिक डिबेट टॉपिक में समझाई है, या उससे पहले भी हम युद्ध विराम युद्ध की नीति समझ चुके हैं। ठीक है। पिछले सेशंस में मैंने आपको बताया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्ट्रगल था, और फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से स्ट्रगल था, और जो बीच का पीरियड था वो ट्रूस पीरियड रहा। अब ट्रूस पीरियड में गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेजी सरकार रिएक्शन दे, अंग्रेजी सरकार ऐसे कानून लेकर आए जो कि भारतीयों को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, या तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करने की तरफ जो है वो कदम बढ़ाएं। तो आप तुरंत मुझे कमेंट में बताएंगे कि अंग्रेजी सरकार ने पहली बार कब ऐलान किया था कि वो भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। ये चीज आप मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे, और किसने ऐलान किया था ये भी बताएंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी स्ट्रगल का टाइम, उसके बाद ट्रूस के समय के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, यानी ट्रूस के समय में क्या हमें करना चाहिए, उसके लिए स्ट्रेटेजिक डिबेट चली। वो टॉपिक मैंने आपको करा दिया है। 1934 के बाद आगे स्टेप्स क्या होने चाहिए, तो लेफ्ट या जो सोशलिस्ट है उनका क्या मानना था, या उसके अलावा जो काउंसिल एंट्री करना चाहते थे उन नेताओं का क्या मानना था, या जो कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहते थे उन नेताओं का क्या मानना था। तो तीन अलग जो है वो आइडियोलॉजीज हमने बढ़ती हुई देखी थी। स्ट्रेटेजिक डिबेट में हमने इन तीन आइडियोलॉजीज के सभी जो है वो मतों को एक्सटेंसिवली स्टडी किया है। पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो देखिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है ये स्ट्रेटेजिक डिबेट पूरा का पूरा टॉपिक।
अब स्ट्रेटेजिक डिबेट टॉपिक में दो चरणों में ये डिबेट आई, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज रहा डिबेट का। और फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में जाने के लिए बीच में एक बहुत जरूरी कड़ी थी, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस कड़ी को मैं आज पूरा कर रहा हूं, ठीक है। सो पहली स्टेज ऑफ डिबेट कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद क्या किया जाए। दूसरी स्टेज ऑफ डिबेट कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का बॉम्ब जो फोड़ा है अंग्रेजी गवर्नमेंट ने, अब इसका क्या किया जाए। तो ये जो दोनों स्ट्रेटेजिक डिबेट्स जो है वो मैंने पिछले टॉपिक्स में करा दी हैं। अभी हमें केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट समझना है। सो एक मैंने आपको 1919 का मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और उस पर बेस्ड जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1919 का, वो भी करवा दिया है। या इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी करा दिया है एक बार पहले, लेकिन कहानी को फिर से जोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले सेशंस जो है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसलिए आज मैं डिटेल में समझाना चाहता हूं इसे, ठीक है। सो अगर आपने वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला टॉपिक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने करवाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को यह समझाते हुए कि पिछले एक्ट से अगले एक्ट में क्या चेंजेस आए, राइट। दैट मीन्स एक एक्ट्स के फ्लो में, राइट, सभी एक्ट्स को हम समझ रहे थे एक फ्लो में, तो उस फ्लो में मैंने आपको समझाया है। आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को समझने जा रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिक डिबेट थी, फिर उसके बाद जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए और प्रोविंशियल जो है वो गवर्नमेंट्स जो एस्टेब्लिश हुई, जो मिनिस्टर्स कांग्रेस के बने, 28 महीने की जो कांग्रेस की सरकार रही, उसको हम आगे आने वाले सेशन में समझेंगे। तो उसके लिए बैकग्राउंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आज हम समझने जा रहे हैं। आगे आने वाले एक दो सेशंस में मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो रही या इलेक्शंस जो रहे 1937 के, वो भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। सो आज के बैकग्राउंड में, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के बैकग्राउंड में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, हमें पता होना चाहिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्या है, हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक डिबेट 1934 के बाद क्या है। अगर नहीं आपने कवर किया, पिछले सेशंस देखिएगा, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। उसके अलावा हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पर अंग्रेजी सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन एस्टेब्लिश किया जाएगा। मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे कि वो 10 साल से पहले कब जो है वो स्टैट्यूटरी कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश हो गया था और किस नाम से उस स्टैट्यूटरी कमीशन को जाना गया। और उस कमीशन की जो रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट की चर्चा की जाएगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और फिर जो फाइनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो रिपोर्ट तैयार होगी उसको एज अ रेजोल्यूशन जो है वो पास किया जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और अगर वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है और फाइनली जो एक्ट बनेगा वो भारत में लागू किया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रूप में लागू हुआ। तो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आना है, यह 1919 से ही निर्धारित था, क्योंकि उससे पहले मैंने आपको बोला था ना, कमेंट में आपको जिक्र करना है, उससे पहले मॉन्टेगू ने 1917 में डिक्लेयर किया था कि भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम लाने जा रहे हैं। उसके लिए हम वहां पर यह क्लियर नहीं किया था कि कब लाएंगे, कितने समय बाद लाएंगे। उन्होंने कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करेंगे उसके लिए, और धीरे धीरे भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया जाएगा। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने के लिए भारतीयों की सहायता ली जाएगी, नहीं ली जाएगी, कब तक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कर दिए जाएंगे, कितनी बार किए जाएंगे, ये कंफर्म नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि एक बार 10 साल बाद हम स्टैट्यूटरी कमीशन लाएंगे, उस स्टैट्यूटरी कमीशन की जो रिपोर्ट होगी उसके बेस पर एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होंगे। केवल यह हिंट दी थी, लेकिन यह कंफर्म नहीं किया था कि 10 से 11वें साल ही आ जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, या 5 साल बाद आएगा, या 6 साल बाद आएगा, या 1935 में जाकर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन अंदेशा पहले आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके बाद एक और, यह पहले से ही हमें पता था 1919 से, ठीक है। तो अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो इन सारे सेशंस को देखिए, ठीक है। जो लाहौर का सेशन था, उसके बाद किस तरह जो लेफ्टिस्ट हैं वो स्ट्रांग होते गए, नेहरू, सुभाष, इनकी जो पूरी टीम है, इसने किस तरह जो है वो, इन्होंने किस तरह कांग्रेस को अपने कंट्रोल में लाना शुरू किया। उसके अलावा जो मॉडरेट्स थे वो किस तरह स्वराजिस में चेंज हुए, नॉन कोऑपरेशन के बाद स्वराजिस वाला टॉपिक आप देखेंगे, ठीक है। और फिर नियो स्वराजिस या न्यू स्वराजिस जो आए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद, स्ट्रेटेजिक डिबेट में मैंने पूरा समझाया है। और फिर उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद आएगा इलेक्शन 1937 का,
ठीक है, उस इलेक्शन के बाद 28 महीने की गवर्नमेंट रहेगी। तो ये पूरा का पूरा आपको फ्लो तैयार होना चाहिए। देखिए, एक बहुत बेसिक चीज मैं डालना चाहता हूं, ऐसी चीजें जिनको आप मानते हैं कि ये सवाल है, मैं कहता हूं वो इंडेक्स है। सवाल है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। फेडरल गवर्नमेंट आई 1935 में, ये क्या है? ये एक फैक्ट है, एक फैक्चुअल नॉलेज है। आपको, मैंने बोला ना, माइलस्टोन टू माइलस्टोन चलना है हमें इवेंट टू इवेंट जो है वो माइलस्टोन रखते हुए चलना है। 1919 के बाद 1935, 1919 से पहले 1909, 1909 से पहले 1892, उससे पहले 1862, 1861, 1858, 1853। ये आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इस तरह लाइन से याद होने चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए माइलस्टोन होनी चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल माइलस्टोन्स हैं। धीरे धीरे इसके बीच की जो घटनाएं घटी हैं उनका असर पड़ा है अगले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में। ये आपकी पॉलिटी की रूट है, यहां से आपकी पॉलिटी की रूट निकलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो हम पढ़ेंगे ही, प्लस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आप उठाएंगे पॉलिटी सब्जेक्ट की रूट को। और हर एक जो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आया है उसकी बीच की जो घटनाएं हैं उसकी वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज पर क्या असर पड़ा, उन सब को हम समझते जाएंगे। और जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक पहुंचेंगे और जब भारत के संविधान को हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमारी एक थॉरो जो है वो तैयार होगा बैकग्राउंड। क्यों? क्योंकि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसको बाद में कहा गया कि ये स्केलेटन है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आज हमें वही समझने की कोशिश करनी है कि ये कैसे स्केलेटन है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये समझने के लिए हमें बैकग्राउंड जो है वो पता होना चाहिए। मैंने बोला ना, प्रेजेंटली जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, कल्चर हो, आर्ट, ठीक है, जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है उन सब की जड़ कहां है? इतिहास में छुपी है। दैट मीन्स अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट तैयार करना है ना तो उसकी जड़ आपको इतिहास से लेकर आनी पड़ेगी। तो पॉलिटी की जड़ इतिहास में है, जिसका एक टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे आज हम समझेंगे, और जिसका बैकग्राउंड छुपा है जो पिछले सेशंस मैंने कराए उन्हीं में ही। स्ट्रेटेजिक डिबेट, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, उससे पहले साइमन कमीशन क्या था, ठीक है, जो स्टैट्यूटरी कमीशन की मैंने बात करी वो है साइमन कमीशन। उसके अलावा पूना पैक्ट क्या है, स्ट्रेटेजिक डिबेट के दोनों फेजेस हमें समझने हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को समझने की कोशिश करते हैं इनके प्रोविजंस के माध्यम से, और बहुत सारे सवालों के आज हम जवाब ढूंढेंगे। बहुत सारे फैक्चुअल एज वेल एज कंसेप्चुअल क्वेश्चन तैयार करेंगे। हमारा मेन एम है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि आपका प्री निकलेगा नहीं निकलेगा वो सब डिपेंड करता है इन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में। फैक्चुअल क्वेश्चंस आप दुनिया भर के फैक्ट इकट्ठा कर लो, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर नहीं किए तो आप प्री नहीं निकाल सकते। प्री या उसके अलावा मेंस, देखिए प्री तो केवल क्या है, प्री तो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। जो असली फाइट है वो मेंस में है, और मेंस में आपको लिखना पड़ेगा, और लिखने के लिए आपके कॉन्सेप्ट तैयार होने चाहिए। केवल फैक्ट रट लेने से नहीं चलेगा काम। और जो असल गेम है वो मेंस का है। या अगर आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि मेरा प्री निकल जाए और नाम भर को हो जाएगा कि हां मैंने यूपीएससी अटेम्प्ट किया था और प्री निकाला था, अगर आप सीरियसली नॉट जस्ट यूपीएससी लेकिन किसी राज्य का कमीशन का पेपर अगर आप निकालना चाहते हैं तो यह मत सोचिए कि मुझे केवल प्री निकालना है। इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है आपको, मेंस है असली चुनौती। प्री तो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है यूपीएससी में और कुछ राज्यों में भी, ठीक है। तो प्री को आप केवल क्वालिफाइंग नेचर का समझिए, उसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी होती है। जो असल गेम है वो मेंस है। अगर आपके कॉन्सेप्ट प्रिपेयर है ना तो फैक्ट तो अपने आप जुड़ते चले जाएंगे, ये मान के चलिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स थॉरली प्रिपेयर्ड हैं तो फैक्ट तो फिर आप रिवाइज कीजिए। बेशक आप पेपर से एक हफ्ता पहले भी अगर सभी फैक्ट्स को एनालिस्ट करके रख लेंगे ना और उन्हें रिवाइज करते जाएंगे, आपको याद रह जाएंगे वो, ठीक है। या उससे गिवन कि आपकी पहले भी जो है वो रिवीजन की प्रैक्टिस हो, ठीक है। दैट मीन्स फैक्ट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट इज समथिंग दैट स्टेज विद यू। कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज है जो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। फैक्ट आपके, सीधी सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, नो मेमोरीज परमानेंट, उस व्यक्ति की कोई मेमोरी जो है वो परमानेंट नहीं है अनलेस वो रिफ्रेश की जा रही है बार बार। तो जो फैक्चुअल नॉलेज है उसको हमें रिफ्रेश करना है 3 दिन बाद, फिर थोड़े दिनों बाद हमें 7 दिन की साइकिल रखनी है, फिर थोड़े दिनों बाद हमें 10 दिन की साइकिल रखनी है, फिर थोड़े दिनों बाद हमें 14 दिनों की साइकिल रखनी है। तो रिवीजन की साइकिल बरकरार रखनी है और कॉन्सेप्ट में आपके प्रिपेयर कर जा रहा हूं। तो इन दो चीजों को कंबाइन कर दीजिए, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। एग्जामिनेशन को असैसिनेट कर देंगे हम।
ठीक है, एग्जामिनेशन को हम चीर देंगे पूरा। तो आइए शुरू करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पकड़ते हैं सबसे पहले। पहला ही देखिएगा, ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टेब्लिश करनी है। पहला पॉइंट देखिएगा, इट वाज टू कंप्राइज ऑल ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ऑल चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस एंड द इंडियन स्टेट्स। ठीक है, एक फेडरेशन एस्टेब्लिश करनी है जिसमें क्या क्या होगा, फिर से पढ़िए, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस होंगी, ऑल चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस होंगी और सभी की सभी प्रिंसली स्टेट्स होंगी या इंडियन स्टेट्स होंगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि फेडरेशन का मतलब क्या होता है, या एक फेडरल गवर्नमेंट किस तरह की गवर्नमेंट होती है, एक यूनिटरी और एक फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो बिल्कुल सिंपल सिस्टम है। एक फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसी सरकार की व्यवस्था है जिसमें राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें एक दूसरे के मामलों में छेड़छाड़ नहीं करती। दैट मीन्स जो जिम्मेदारियां राज्य को दे दी गई उसको, वो उसके इंटरनल मैटर है, या जो राज्य के इंटरनल मैटर्स हैं वो राज्य खुद में निपटेगा, केंद्र से कोई लेना देना नहीं है उस चीज का, राइट। और जो केंद्र के मामले हैं, राइट, जो संघ के मामले हैं, जो सेंटर का मामला है, उसमें राज्य इंटरफेयर नहीं कर सकता। दैट मीन्स राज्य, स्टेट या प्रोविंस और सेंटर या फेडरेशन, इन दोनों की जो जिम्मेदारियां, इन दोनों की जो ड्यूटीज हैं, इन दोनों की जो जितनी भी इनको शक्तियां मिलेंगी वो पृथक है, एक दूसरे से अलग अलग है, एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। ठीक है, वहीं पर ही एक तीसरी सेट ऑफ ड्यूटीज होगी जिसमें दोनों मिलकर काम करेंगे। दैट मीन्स 3 सेट ऑफ ड्यूटीज रहेंगी यहां पर। उसके लिए 3 तरह की लिस्ट निकल कर आएंगी, जिसको फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट कहा जाएगा। जिस कॉन्सेप्ट को बाद में भारतीय संविधान जो बनाने की जो हमारी पूरी कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो टीम, जो पूरी टीम थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा बनाया है, उन्होंने यही कॉन्सेप्ट उठाया है कि कंकरेंट लिस्ट होनी चाहिए, स्टेट लिस्ट अलग से होनी चाहिए और सेंट्रल लिस्ट अलग से होनी चाहिए। यानी कुछ जिम्मेदारियां हो वो केवल राज्य संभाले, कुछ जिम्मेदारियां केवल केंद्र संभालेगा और कुछ जिम्मेदारियां दोनों मिलकर संभालेंगे। तो आइए समझते हैं इनके बारे में आगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हमने क्लियर करी कि एक फेडरेशन क्या होती है। फेडरेशन एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें राज्य के इंटरनल मैटर्स में केंद्र जो है वो छेड़छाड़ नहीं करता, यानी राज्य की अपनी अलग शक्तियां हैं, केंद्र की अपनी अलग शक्तियां हैं और दोनों मिलकर कुछ शक्तियों को जो है वो मिलकर जो है वो कुछ मैटर्स पे फैसले करते हैं। यानी कुछ शक्तियां दोनों को दी गई हैं, कंकरेंट, जिसको हम कंकरेंट लिस्ट कहेंगे। ठीक है, सो यहां पर सवाल आता है कि एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। देखिए, यूनिट शब्द का मतलब होता है इकाई मतलब एक मतलब कि सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, तो एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो केंद्र है उसके पास शक्ति है, केंद्र ही डिक्टेट करेगा कि राज्य क्या करेंगे। राज्य के इंटरनल मैटर्स पे केंद्र जो है वो कंट्रोल करेगा, उसको कहा जाएगा एक यूनिटरी सिस्टम। और एक फेडरल सिस्टम में केंद्र की अपनी अलग शक्तियां और राज्य की अपनी अलग शक्तियां, राज्य के इंटरनल मैटर्स में केंद्र कुछ नहीं बोल सकता। दैट इज अ फेडरल सिस्टम। जैसे फेडरेशन ऑफ यूरोप है, जैसे फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, कहां का, अमेरिका का, वो एक फेडरल गवर्नमेंट है। यूरोप एक फेडरेशन है, यूरोप की जो कंट्रीज है, जो यूरोप यूनियन है, वो एक फेडरेशन की तरह काम करती है। ठीक है, लेकिन भारत एक फेडरल देश है, साथ ही साथ यूनिटरी फंक्शंस भी है, यूनिटरी फीचर्स भी हैं। दैट मींस केंद्र के पास शक्तियां भी हैं, लेकिन कुछ मौकों पे यानी कि जो राज्य हैं उनके पास शक्तियां भी हैं, लेकिन कुछ मौकों पे केंद्र राज्य की शक्तियों को सरपास कर सकता है। ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर केंद्र राज्य की शक्तियों को सरपास करके एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो समय आने पर एस्टेब्लिश कर सकता है, या कुछ एक पर्टिकुलर मैटर्स पे केंद्र जो है वो ज्यादा मजबूत है। तो भारत में मिश्रण है। तो भारत के संविधान को जब आप पढ़ेंगे तो उसका बैकग्राउंड इन्हीं सेशंस में पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगर आपको अच्छे से समझ आ गया, ऐसे ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भारतीय संविधान का स्केलेटन कहा जाता है। बहुत सारे प्रोविजंस हम यहां पर पाएंगे जो कि भारतीय संविधान ने अडॉप्ट किए। तो अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को समझ गए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहला ही प्रोविजन क्या, पहला ही जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि भारत में एक फेडरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करनी है। और फेडरेशन, अब देखना है कि फेडरल गवर्नमेंट किसकी एस्टेब्लिश करनी है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होने के लिए राज्य होना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं राज्य कौन कौन से हैं।
तो तीन तरह की मुख्य पॉलिटिकल जो है वो मतलब पॉलिटिकल शक्तियां बांट सकते हैं, यानी कि जियो पॉलिटिकल रीजन तीन तरह के बांट सकते हैं। पहला जो है वो क्या है, जो अंग्रेजी सरकार द्वारा डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड, यानी कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्टर्ड प्रोविंसेस हैं, ठीक है, जैसे कि बंगाल प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, पंजाब है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस है, सेंट्रल प्रोविंस है, ये सब अंग्रेजी सरकार द्वारा डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड है। पहले तो ये हो गए। दूसरे, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, यानी वो सब राज्य जो कि भारतीय शासकों द्वारा प्रशासित हैं, जैसे त्रावणकोर हो गया, ठीक है, पहाड़ी राज्य हो गए बहुत सारे, उसके अलावा राजपूताना के कुछ राज्य हैं, मालवा के कुछ राज्य हैं, दक्कन के भी कुछ राज्य हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो प्रिंसली स्टेट्स हैं। निजाम का है, हैदराबाद का, ठीक है, मैसूर है, मराठा जो पूना के आसपास के छोटे बड़े बहुत सारे हैं, ठीक है, सैकड़ों में संख्या है उनकी। ऐसी प्रिंसली स्टेट्स भी हैं। और तीसरी है चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। ऐसे छोटे रीजन्स हैं जहां पर अंग्रेजी सरकार अपना पूरा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ना बिठाकर वहां पर अंग्रेजी सरकार ने अपने एक चीफ कमिश्नर को एस्टेब्लिश किया है, जो कि वहां की लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि शिमला कुछ समय तक चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस रहा, ठीक है। तो ये तीन तरह की जो है वो क्या है, तीन तरह की आप मान सकते हैं कि पॉलिटिकल अथॉरिटीज है उस समय भारत में। और इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया जाना है, एक फेडरेशन बनाई जानी है। तो आइए देखते हैं कि क्या कंडीशंस हैं, क्या फेडरेशन बनी या नहीं बनी, और अन्य क्या क्या प्रोविजंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। आई होप आपका बैकग्राउंड क्रिएट हो गया होगा और आप बेसिक समझ आपकी बन गई होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपसे क्या चाहता है और क्यों इसे पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए आगे के प्रोविजन समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द फेडरेशन फॉर्मेशन वॉज कंडीशनल ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ, यानी फेडरेशन कब बनेगा, जब ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी। पहली देखिएगा क्या है, स्टेट्स विद अलॉटमेंट ऑफ 52 सीट्स इन द प्रपोज्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स शुड एग्री टू ज्वाइन द फेडरेशन। फिर से सुनिए, स्टेट्स विद अलॉटमेंट ऑफ 52 सीट्स इन द प्रपोज्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स शुड एग्री टू ज्वाइन द फेडरेशन। जो काउंसिल ऑफ स्टेट एस्टेब्लिश की जाएगी ना सेंट्रल लेवल पर, उसमें 52 सीटें जो हैं वो राज्यों के लिए रखी जाएंगी। अगर वो अग्री करती है इन 52 सीटों पर आने के लिए, तो फेडरेशन जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, एग्रीगेट पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स इन द अबव कैटेगरी शुड बी 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स। जो प्रिंसली या जो भारतीय राज्य इन 52 सीट्स में एंटर करेंगे अपने आप को, राइट, उनकी जो पॉपुलेशन है ना, वो कुल भारतीय राज्यों की पॉपुलेशन के 50% से ज्यादा होना चाहिए। सो यहां पर जो सेंटर में एक स्टेट्स की, राइट, पहला पॉइंट देखिएगा क्या है, प्रपोज्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। एक काउंसिल ऑफ स्टेट बनाई जाएगी जिसमें 52 सीटें रखी जाएंगी। किसके लिए? वो 52 सीटें भारतीय स्टेट्स के लिए रिजर्व्ड होंगी, यानी जो इंडियन प्रिंसलीज हैं वहां से आएंगे वो बंदे, ठीक है। अब वो 52 सीटों पे जो इंडियन प्रिंसली के बंदे तभी आ पाएंगे जब 50% कुल जनसंख्या से ज्यादा जो है वो जनसंख्या अपने आप को एनरोल करती है फेडरेशन में। यानी कि मान लीजिए कि अगर 400 प्रिंसली स्टेट्स हैं और उसमें से जो 200 मान लेते हैं ना, 50% पॉपुलेशन 200 प्रिंसली के पास है और 50% पॉपुलेशन दूसरी सेकंड 200 जो है प्रिंसलीज के पास है। तो अगर 200 से ज्यादा मान लीजिए, अगर 230 235 प्रिंसलीज अगर अपने आप को फेडरेशन में जुड़ने के लिए मान जाती है कि वो फेडरेशन का हिस्सा बनेंगी, तभी जाके फेडरेशन एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज फेडरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि जो अंग्रेजी प्रोविंसेस हैं वो तो ब्रिटिश कंट्रोल में है ना, ठीक है, और जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस हैं वो भी डायरेक्टली ब्रिटिश द्वारा एडमिनिस्ट्रेड है, क्योंकि जो चीफ कमिश्नर्स हैं वो क्या होंगे, वो आईसीएस ही हैं, ठीक है, वो इंपीरियल सिविल सर्वेंट है, वो तो अंग्रेजों द्वारा ही अपॉइंटेड अफसर है। तो वहां से तो आ ही रहे हैं बंदे। अब मुद्दा रह जाता है जो इंडियन स्टेट्स है उनका,
इंडियन स्टेट्स में से भी अगर 50% पॉपुलेशन से ज्यादा अगर जुड़ती है तभी फेडरेशन बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो हुआ क्या, आप गैस कर सकते हैं, फेडरेशन नहीं बनी, वो 50% पॉपुलेशन नहीं जुड़ी और ये फेडरल सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो सका। लेकिन आपके पास सवाल आ जाता है कि भारत में फेडरल सिस्टम एस्टेब्लिश करने की कोशिश कब की गई, तो आप बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत में कहां कहां पर, यानी राज्यों के तौर पे कौन कौन जो है वो स्थापित होने जा रहे थे, तो प्रोविंशियल जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, उसके अलावा जो इंडियन स्टेट्स थे या जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस थी, ये 3 ऐसी पॉलिटिकल जो है वो एंटिटीज थी जो कि फेडरेशन में पार्टिसिपेट करने जा रही थी। ठीक है, और जो इंडियन स्टेट्स हैं उन्होंने 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो नहीं ऐड हुई फेडरेशन में, सो फेडरेशन कभी एस्टेब्लिश हो ही नहीं सकी। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट यही है, since these conditions were not fulfilled, the proposed federation never came up. The central government carried on up to 1946 as per the provisions of Government of India Act 1919. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रोविजंस थे, अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाला मेरा टॉपिक पढ़ा है तो आप भली भांति जानते होंगे कि सेंटर के लिए क्या प्लान था वहां पर। तुरंत आप बताएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सेंटर के लिए क्या प्रोविजन था। ठीक है, अब सेंटर के लिए ये फेडरल सिस्टम जो है वो अप्रूव नहीं हुआ, तो 1946 जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नहीं बैठी तब तक 1919 का ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू रहा सेंटर के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं अन्य क्या प्रोविजन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फेडरल लेवल है, यानी कि जो सेंट्रल लेवल है, उसमें एग्जीक्यूटिव के लिए क्या क्या शक्ति हैं। अब मैंने आपको एग्जीक्यूटिव क्या होता है यह समझाया है। ठीक है, अगर किसी भी तरह की, जैसे हम तो वैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने ही हमें पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन उन्हीं का हमने 1935 से उठाया है। ठीक है, और भारत को पॉलिटिकल यूनिटी उन्होंने ही दी। भारत में ब्यूरोक्रेसी को एस्टेब्लिश वही करके गए, जो कि जिसका थोड़ा सा रिफॉर्म्ड जो है वो रूप अभी तक चल रहा है। ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी है भारत में, जो सिविल सर्विसेज है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट टाइप है वो भी अंग्रेजों से ही हमने लिया है, और थोड़ा सा यूएस से और बहुत सारी जगहों से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है कहां कहां से क्या क्या फीचर उठाए हैं, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है थोड़ी बहुत बेसिक्स तो आप वो सब जानते ही होंगे। ठीक है, सो यहां पर पॉइंट ये आता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या है और वो कौन है। तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिसी बनाने का काम होता है लेजिस्लेशन का। ठीक है, और पॉलिसी को अप्लाई करवाना, जनता पर उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना काम होता है एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, और जुडिशरी का काम होता है कि पॉलिसी ठीक से बनाई जा रही है और एग्जीक्यूशन ठीक से किया जा रहा है, और जनता जो है वो पॉलिसी को ठीक से फॉलो कर रही है, वो काम होता है इस सब को एडमिनिस्टर, इस सब पे नजर रखना और इन सब पे जो है वो फैसले देने का काम होता है जुडिशरी का। तो लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को लेकर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव की जगह पर कौन बैठा है, फेडरल लेवल पर गवर्नर जनरल यानी कि वायसरॉय। ठीक है, तो पहला ही पॉइंट देखते हैं, और प्रेजेंटली कौन बैठा है, तो आप जवाब दे सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, द गवर्नर जनरल वॉज द पिवट ऑफ एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, जितनी भी सरकारी अथॉरिटी है उसका सेंटर जो है वो कौन है, गवर्नर जनरल है। यानी गवर्नर जनरल का जो शब्द होगा वो अंतिम रहेगा। वैसे गवर्नर जनरल के शब्द को सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है वो चैलेंज कर सकता है, लेकिन वो इंग्लैंड में बैठा है, भारत में गवर्नर जनरल है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल के शब्द को आप क्या मानेंगे, फाइनल। तो द सेंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज गवर्नर जनरल और द वायसरॉय। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, सब्जेक्ट्स टू बी एडमिनिस्टर्ड वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। जिन मैटर पे डिस्कशंस होना है ना, यानी कि प्रशासन चलाने के जो भी मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे होते हैं प्रशासन चलाने के, डिफेंस क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन क्या होना चाहिए, पैसा कहां से आएगा, खाने को कहां से आएगा, बिजली कहां से आएगी, पानी कहां से मिलेगा हमें, ये सब क्या है, ये मैटर है एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, या एजुकेशन क्या होनी चाहिए, हेल्थ केयर क्या होना चाहिए, डिफेंस क्या होना चाहिए, किस पे अटैक करना है, किससे डिफेंस करना है, ये सारे क्या हैं, मैटर हैं
एडमिनिस्ट्रेशन के, और इन सब के लिए क्या है प्रेजेंटली, इन सब के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं। उन मिनिस्ट्रीज में कौन है, सेक्रेटरीज हैं, और वो सेक्रेटरीज कौन है, आईएएस लोग हैं। ये सिस्टम किसने एस्टेब्लिश करके दिया, अंग्रेजों ने। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि भारत का ये पॉलिटिकल सिस्टम चल कैसे रहा है, उसकी रूट्स हमें इतिहास से निकालनी है। ठीक है, प्लस मिनिस्टर्स भी बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल सेक्रेटरीज हैं, मिनिस्टर्स भी बैठे हैं ना, उन सेक्रेटरीज के ऊपर मिनिस्टर्स हैं, शक्ति मिनिस्टर के कंट्रोल में, और फिर कैबिनेट है। ठीक है, आगे देखिए, तो मैं धीरे धीरे जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना, तो इन सारी चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने जो आपको टॉपिक कराया है ना, डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है, वो कंक्लूड हो जाएगा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा होगा। वो सिविल सर्विसेज क्या थी, क्या है, आगे क्या रहेगी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा होगा ना, जब मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन के जो सारे प्रोविजंस हैं वो क्यों हैं, ये कैसे हैं, उसमें सिविल सर्विसेज की जब हम बात करेंगे तो मैं उन्हीं टॉपिक्स को रेफर करूंगा आपको। तो अगर आपने वो पिछले टॉपिक पढ़े होंगे तब वो आप कनेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं पिछले टॉपिक्स पढ़िए, ये बहुत मैजिकल होने वाली है सीरीज आपके लिए। आगे आने वाले टॉपिक्स आपको बहुत अचंभे में डाल देंगे, क्योंकि जिस तरह की कनेक्शन मैं क्रिएट करूंगा आपको अभी लगेगा कि उलझ रहा है सब कुछ, धीरे धीरे सुलझ जाएगा। जुड़े रहिए बस, ठीक है। और मैं फिर से कहता हूं, अगर आपको लगता है कि दूसरों की मदद हो जाएगी, सो मेक श्योर यू शेयर दीज सेशंस। आप शेयर जरूर करें और कमेंट डालकर मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मैं नोट करता रहता हूं कि कौन सा बच्चा जो है वो रेगुलरली फॉलो कर रहा है। ठीक है, मेरे लिए फीडबैक बहुत जरूरी है। आप मुझे फीडबैक देंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने सेशंस को इंप्रूव करूंगा, और आप जो मुझे बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं सेशंस लेकर आऊंगा। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हो जो आपको लगता हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है मुझसे छूट गए हो, तो मैं उनको इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, और वैसे मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 100% आपको जो है वो टॉपिक्स करा दूं सारे, मतलब एक फ्लो के हिसाब से भी, माइक्रो एनालिसिस भी, फंडामेंटल भी आपके एस्टेब्लिश करूं, उसके अलावा माइक्रो एनालिसिस भी करके दूं, आंसर राइटिंग भी आपको सिखाऊं। धीरे धीरे सभी होगा, सब कुछ होगा, जुड़े रहिए बस आप। ठीक है, और देखिए पूरी वीडियो देखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना 1.5 घंटे, 1 घंटा 40 मिनट, 2 घंटे की वीडियो है, मैं कैसे देखूंगा या देखूंगी, तो ये रवैया आपका जो है वो आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए मतलब नहीं मोटिवेट करेगा। आपको सिटिंग बढ़ानी पड़ेगी भैया, कम से कम 8 घंटा तो आपको बैठने की होनी चाहिए आपकी हिम्मत, तभी आप एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। आप कैसे पूरा पूरा दिन काम करेंगे एक जिले की सेवा में, जब आप केवल 8 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकते। तो अगर आपका एम्बिशन है एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने का, तो मेहनत तो आपको तोड़कर करनी पड़ेगी, खून पसीना तो बहाना पड़ेगा ही आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो जैसा कि मैं कह रहा था कि रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में बांट दिया। अब ये रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स क्या हैं? ठीक है, तो पहले रिजर्व सब्जेक्ट्स को देखते हैं। फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ट्राइबल एरियाज, ठीक है। उसके अलावा एक्सेलियस्टिकल अफेयर्स were to be exclusively administered by the governor general on the advice of executive councillors। जो गवर्नर जनरल और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। अब यहां पर अगर आपने मेरे पिछले सेशंस देखे हैं तो आप क्लियरली जवाब दे सकते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। गवर्नर जनरल की ही सेंटर में, गवर्नर की बात नहीं कर रहा मैं, सेंटर में गवर्नर जनरल की या वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है। ठीक है, और उसमें आपको क्लैरिटी होगी। आप मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे, अगर आपने पिछले सेशन फॉलो किए हैं, आप मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे कि किस कानून, किस एक्ट के बाद जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भारतीयों को जोड़ा जाना शुरू किया गया था, और पहले भारतीय का नाम बताएंगे जिसे जोड़ा गया था गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक है, और आप मुझे जवाब देंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को जोड़ा जाना कब शुरू किया गया था गवर्नर जनरल की। इन दोनों सवालों के आप जवाब देंगे मुझे। ठीक है, तो फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ट्राइबल एरियाज, ठीक है, एक्सेलियस्टिकल अफेयर्स यानी कि जो धर्म प्रचारण है, जो क्रिश्चियन धर्म प्रचारण है, उन अफेयर्स को बोला जाता है एक्लेसियास्टिकल अफेयर्स कहा जाता है इनको। ठीक है,
एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स वर नॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर है और ये नॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल, आप जब भी कानून को पढ़ना शुरू करेंगे ना, ठीक है, या पॉलिटी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या जवाबदेह है, ये शब्द कई बार आपको कंफ्यूज करेगा। इसका मतलब क्या है आज मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। बेसिक्स बनाना, फंडामेंटल्स देना मेरा काम है आपको, राइट। सो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि जो गवर्नर जनरल है उसकी काउंसिल है, ठीक है, उसकी काउंसिल दो हिस्से में है, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, वो क्या कर रही है, वो गवर्नर जनरल के साथ सलाह मशवरा कर रही है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो क्या कर रही है, वो कानून बनाने का काम कर रही है, ठीक है, कानून बनाने का काम कर रही है गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल, और कानून को अप्लाई करवाने का काम कौन कर रहा है, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और गवर्नर जनरल दोनों से सलाह कर रहा है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी कानून और एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल को सलाह देगी कि इस कानून को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। और गवर्नर जनरल फैसला करेगा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कानून बनाकर दिया, ठीक है, या जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने जो मिलकर जो कानून बनाकर दिया उसको लागू करना है या नहीं। क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उसकी संख्या कम है, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ऑब्वियसली उसके मेंबर्स की संख्या ज्यादा है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों की संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें नॉन ऑफिशियल भारतीयों की संख्या जो है वो माइनॉरिटी में है, जो ऑफिशियल्स हैं उनकी मेजॉरिटी है। मुझे तुरंत आप बताएंगे कि ये कहां पर निर्धारित किया गया था, ये कब निर्धारित किया गया था कि जो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी है, नॉन ऑफिशियल माइनॉरिटी रहेगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑफिशियल माइनॉरिटी रहेगी और नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी रहेगी। अब अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे ना तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये सब क्या बोल दिया मैंने, ये क्या ऑफिशियल मेजॉरिटी ऑफिशियल माइनॉरिटी, ये क्या है। अगर आपने पिछले सेशंस देखे हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, अगर 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इनको अगर आपने फॉलो किया, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बट इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 एंड 1909, और उससे पहले 1861-62 के अगर आपने कानून देखे हैं, पढ़े हैं मेरे साथ, तो आप भली भांति इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, गवर्नर जनरल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ये गवर्नर जनरल की को रिस्पॉन्सिबल है केवल, यानी ये जो भी फैसला लेगी ना उसके लिए इनको उस फैसले को रेटिफाई इन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल से नहीं कराना पड़ेगा। यानी उस फैसले के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो नहीं पूछ सकती एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कि आपने ये फैसला क्यों लिया या आपने ऐसी सलाह जो है वो क्यों दी गवर्नर जनरल को। खैर, अगर वो पूछ भी सकती है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले सकती ना। ऑफ कोर्स वो उनसे सवाल कर सकती हैं लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं ले सकती, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो गवर्नर जनरल को जो भी सलाह दे, ठीक है, उस पर लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ नहीं कह सकती। तो किन मामलों पर जो है वो सलाह दे सकती है कि क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कैसे किया जाएगा, फॉरेन अफेयर्स क्या होने चाहिए, कहां पर अटैक करना है, किसके साथ ट्रेड करना है, किससे डिफेंस करना है, ये सब कौन डिस्कस कर रहा है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल के साथ। इसको कहा गया है, कौन से मैटर्स, इसको कहा गया है रिजर्व्ड सब्जेक्ट। तो रिजर्व्ड सब्जेक्ट हम समझ गए, ऐसे मैटर्स जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल के साथ क्या कर रहा है, डिस्कस। तो जो बच जाते हैं वो क्या है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कौन से रहे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्कस कर रही है किसके साथ, गवर्नर जनरल के साथ, राइट। देखिएगा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट क्या क्या है, includes all other subjects and were to be administered by the governor general on the advice of ministers elected by legislature, on the advice of ministers elected by legislature। गवर्नर जनरल और लेजिस्लेशन, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन है या जो इंडियन स्टेट्स हैं वहां के जो लेजिस्लेशन हैं, वहां से जो इलेक्ट किए गए हैं इनडायरेक्टली मेंबर्स, वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आए, ठीक है, उनसे डिस्कशन करेगा कौन, गवर्नर जनरल, और तब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पे जो है वो फैसले लेगा। दैट मींस जो मुख्य मैटर हैं, क्या क्या हो गए मुख्य मैटर, डिफेंस है,
ठीक है, इकोनॉमी वगैरह ये सारी चीजें जो है वो किसके कंट्रोल में है, ट्रेड वगैरह, लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके अलावा बाकी जितने भी है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, सीवेज मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें कौन हैंडल कर रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्कस कर रही है किसके साथ, गवर्नर जनरल के साथ। तो ये क्लैरिटी आपको होनी बहुत जरूरी है। अब इसी चीज को कंपेयर कीजिए कि ये प्रेजेंटली हमारे इस चीज का, इस कॉन्सेप्ट का असर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या पड़ा है, ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आपने थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया है तो आप वो करेक्शन शायद हो सकता है कि ढूंढ ले कि प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इन प्रोविजंस का क्या कनेक्शन है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम। कई बच्चे स्क्रीनशॉट लेते होंगे, जब मैं ऐसे साइड हो जाता हूं ना तब आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। अगर आप बाद में लिखने के लिए अगर स्क्रीनशॉट्स सेव करना चाहते हैं सो यू कैन इजिली सेव दीज। अदरवाइज हो सकता है कि कुछ सारे पॉइंट जो है वो मैंने खुद लिखे हो सकता है कि कोई डायरेक्टली जो है वो किताब की लाइंस आपको लगे, तो आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो। मेरा मेन काम क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्रिएट करना और ये कीवर्ड्स बताना, और इन कीवर्ड्स के अराउंड आपको सेंटेंस फॉर्मिंग करनी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे डायरेक्ट जो है वो सेंटेंस बनाकर देने चाहिए आपको, तो मुझे कमेंट में बताइए कि ऐसे डायरेक्ट में सेंटेंस बताऊं जिनको आप डायरेक्टली नोट करो। ठीक है, जो कि सीधा नोट्स का पर्पस आपका जो है वो फीड करें। ठीक है, डायरेक्टली नोट्स की तरह काम करें आपका। अदरवाइज मैं ये पर्सनली ये चाहता हूं कि आपको सेंटेंस फॉर्मिंग खुद से आए। कॉन्सेप्ट मैं प्रिपेयर कर दूंगा, आपका जो कीवर्ड्स है मैंने वो हाईलाइट कर दिए, सेंटेंस फॉर्मिंग का काम आपका है। सेंटेंस फॉर्मिंग आप करेंगे तो आपका दिमाग सोचेगा, आपका दिमाग सोचेगा तो मेमोरी को रिटेन करेगा, ये मेरा मतलब है। इसलिए अदरवाइज मैं सीधा सीधा सेंटेंसेस डायरेक्ट बुलेट पॉइंट लिख सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सेंटेंस फॉर्मिंग जो है वो आए ताकि आपका दिमाग सोचे लिखते वक्त। अदरवाइज आप अंडरलाइन करते रहेंगे, कुछ याद नहीं रहेगा। जब तक आपका दिमाग सोचेगा नहीं ना किसी पर्टिकुलर मैटर को, तब तक आपका दिमाग उस मेमोरी को जो है वो जनरेट करके उस मेमोरी को सेव करके नहीं रखेगा। अगर मेमोरी सेव ही नहीं होगी तो वो रिफ्रेश कैसे होगी रिवीजन के माध्यम से। इसीलिए नोट्स बनाना, हैंड रिटन नोट्स इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी टॉपर का आप इंटरव्यू देख लीजिए, वो ये जरूर कहेगा कि हाथ से लिखिएगा जरूर एक बार। हैंड रिटन नोट्स होने बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं तो आपका दिमाग मेमोरी जनरेट नहीं करेगा। बहुत जरूरी है वो लिखना। ठीक है, तो वो केवल आपको ये बता देंगे कि लिखना जरूरी है। लिखना क्यों जरूरी है उसका जवाब मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ही दिया होगा। ये मेमोरी जनरेट होती है, ये वाला फंडा मैंने ही कनेक्ट किया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज मैंने काफी अच्छे से समझी है कि जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग जो है वो मेमोरी जनरेट करता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो इमोशंस के लिए जो है वो मेमोरीज क्रिएट करता है। तो अगर आप लिखेंगे तो कोई एक इमोशन जनरेट होगा, क्योंकि आपका दिमाग सोचेगा उसके बारे में। अगर आपका दिमाग सोच रहा है तो मेमोरी जनरेट करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोचना शुरू कीजिए। ठीक है, भले ही किसी कॉन्सेप्ट को आप सही माने या गलत माने, अगर आप सोचना शुरू करेंगे तभी मेमोरीज जनरेट होना शुरू होंगी। ठीक है, अदरवाइज आप पढ़ते जाइए, 50 किताब पढ़ लीजिए, नहीं निकलेगा सिविल का पेपर। कहीं आप कहें कि मैं 3 साल से पढ़ रहा हूं, मैंने इतनी किताबें पढ़ दी, ये सब ऑथर पढ़ लिए, मैंने इन सब इंस्टीट्यूशन से मैंने तैयारी कर ली। अगर आप ये बेसिक चीज नहीं समझे ना कि आपका दिमाग इंफॉर्मेशन कब स्टोर करेगा। आपका दिमाग, देखिए हमारा दिमाग ना, इंसान का जो दिमाग है वो बहुत बहानेबाज है। उसको एक्सक्यूजेस बनाना आते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए ट्रेन हुआ है। तो पढ़ाई ना करने के लिए भी पढ़ाई ना करने अभी हमारे दिमाग के लिए एक सर्वाइवल हो सकता है कि इससे सर्वाइव कर जाए हम किसी तरह। तो हमारा दिमाग छोटे छोटे बहाने ढूंढता है। अपने दिमाग को क्लियर एक्सक्यूज नहीं, एक क्लियर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कीजिए कि इसलिए आपको ये मेमोरी स्टोर करनी है जनाब, ये है असली कारण। इसीलिए कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, उस चीज के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप दिमाग को विवश करेंगे, ठीक है, आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा। यह बात ध्यान रखिए, कोई भी चीज उड़ती हुई आपके दिमाग में सेट नहीं हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट आई एम टॉकिंग टू एन एवरेज स्टूडेंट। मैं एक एवरेज स्टूडेंट को कंसीडर करते हुए बोल रहा हूं, एक जो ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति जो हैं वो बराबर इंटेलिजेंस के होते हैं। कुछ लोग बचपन में उनकी कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो ज्यादा डेवलप हो जाती हैं, तो वो जल्दी से सीख जाते हैं चीजें। कुछ लोग धीरे धीरे चीजें सीखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ सकते जस्ट बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट की प्रिसीव करने की स्पीड जो है वो धीरे है। नहीं, आप पकड़ लेंगे, अपना समय लीजिए, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को ग्रैब कीजिए, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो फैक्ट रटने से नहीं निकलेगा सिविल का पेपर, लिखवा लीजिए मुझसे।
ठीक है, फैक्ट रटने से सिविल का पेपर नहीं निकलता है, सिविल सर्विसेज आपका कॉन्सेप्ट से ही निकलेगा, क्योंकि जो असल परीक्षा है वो मेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हम समझ गए, हम रिजर्व सब्जेक्ट भी समझ गए क्या है। नेक्स्ट चीज, दीज मिनिस्टर्स वर टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द फेडरल लेजिस्लेचर एंड वर टू रिजाइन ऑन लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द बॉडी। ये जो मिनिस्टर्स हैं जिनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया है, जो प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स है वहां से, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ये है फेडरल लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल। यानी ये जवाबदेह किसके लिए होंगे? इन्होंने, या मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर ने कोई काम, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर एक्शन लिया, वो ऐसा क्यों लिया, कौन पूछेगा उनसे? फेडरल लेजिस्लेचर पूछेगा। ठीक है, और गवर्नर जनरल तो पूछ ही सकता है, लेकिन पहली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल लेजिस्लेचर के लिए है। पहली जवाबदेही किसके प्रति है? फेडरल लेजिस्लेचर के प्रति। समझेंगे आप इस पॉइंट को, डायरेक्ट सवाल बनता है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, गवर्नर जनरल कुड एक्ट इन हिज इंडिविजुअल जजमेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द सिक्योरिटी एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इंडिया। नाउ दीज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही कहा गया नेहरू द्वारा कि ये जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दिया गया है ना, जो रिफॉर्म लाए गए हैं, ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें इंजन नहीं है, केवल ब्रेक है, और वो जो ब्रेक है वो है ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? ये क्लियर करती हैं कि अगर आप कोई भी कानून बनाएंगे, कोई भी अगर आप लेजिस्लेशन प्रिपेयर करते हैं, कोई भी रेजोल्यूशन को आप पास करते हैं, कोई भी आप अगर इच्छा व्यक्त करते हैं चेंज लाने की, उस पर फाइनल जो है वो अथॉरिटी किसकी रहेगी? गवर्नर जनरल की। तो फाइनली गवर्नर जनरल या वाइसरॉय का ही फैसला जो है वो मान्यता देगा किसी भी एक रेजोल्यूशन को। तो वो थी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि कहने भर को जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं वो दिए गए लेजिस्लेचर को डिस्कशंस के लिए, या वो फैसला लेंगे, लेकिन जो अंतिम फैसला है वो किसके हाथ में रहा? गवर्नर जनरल के। ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भैया। नेक्स्ट है हमारे पास लेजिस्लेचर्स की बात करते हैं अब। ठीक है, लेजिस्लेचर्स में बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। The bicameral legislature was to have an upper house जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा गया, एंड अ लोअर हाउस जिसे फेडरल असेंबली कहा गया, जैसे प्रेजेंटली भी है राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा इज एक्चुअली काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोकसभा इज काउंसिल ऑफ पीपल और हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल है, वही भारत में लाया गया राज्यसभा और लोकसभा के तौर पे। और वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था कि जो केंद्र में जो लेजिस्लेशन होगा वो बाइकैमरल हो जाएगा, एक हाउस ऑफ पीपल अलग होगा, ठीक है, जिसको फेडरल लेजिस्लेचर कहा जाएगा, और एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स अलग होगा, जहां पर राज्य के प्रतिनिधि डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे। अब यहां पर बनते हैं फैक्चुअल एज वेल एज कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी, देखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बोथ पॉलिटी के लिए भी यही, इन्हीं सब टॉपिक से पॉलिटी में भी सवाल बनेगा, इन्हीं सब टॉपिक से हिस्ट्री में तो बनता ही बनता है। और मानकर चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे हर साल तो नहीं, लेकिन एक दो साल छोड़कर सवाल बन ही रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे फैक्चुअल क्वेश्चन घुमा फिराकर पूछ ही लिया जाता है, भले ही वो पॉलिटी में पूछ लिया जाता हो या भले ही वो हिस्ट्री की तरफ से पूछ लिया जाता हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, भले ही मैं यूपीएससी की बात करूं या राज्य के मतलब कमीशन के लेवल की बात करूं या अन्य सबऑर्डिनेट सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन होते हैं, या अगर आप एसएससी वगैरह के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से कंसेप्चुअल क्वेश्चन निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए हमें इसे थॉरली पढ़ना चाहिए, और अदरवाइज भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मेंस लिखने के लिए तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की नॉलेज होना अति आवश्यक है ही, क्योंकि मेंस में तो अनएक्सेप्टेबल, मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। 2009 से पहले हम प्रिडिक्ट कर लेते थे कि क्या आने वाला है, उसके बाद प्रिडिक्शंस का जो है वो गेम खत्म हो गया है, अब बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। आपको पूरा का पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप सभी सवालों को सही तरीके से आंसर करना चाहते हैं तो। ठीक है, जो कि करना भी चाहिए। कमीशन आपको सिलेबस बनाकर दे रहा है, आप छोड़ नहीं सकते कुछ भी। ये जो टारगेटेड स्टडी करने वाला जो फंड है ना, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कराते हैं, टारगेटेड स्टडी करेंगे, केवल इतना ही पढ़ेंगे और इतना लिखाएंगे। ये मेरे हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि ये स्ट्रेटेजी बहुत कारगर नहीं है। क्यों नहीं है कारगर?
क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ना कि आपको केवल प्री निकालने के लिए नहीं पढ़ रहा है, आपको मेंस इंटरव्यू निकालने के लिए पढ़ना है, और केवल आपको सिविल की परीक्षा निकालने के लिए नहीं, आगे करियर को नेविगेट करने की समझ क्रिएट करनी है, तो पूरा सिलेबस आपको पढ़ना ही चाहिए। और अगर आप कुछ छोड़ देते हैं ना, तो वो गैप्स रह जाते हैं, वो आपके आंसर राइटिंग में दिख जाएंगे एग्जामिनर को, ठीक है। जो शीट आपकी चेक कर रहा होगा ना, उस व्यक्ति को नजर आ जाएगा कि इस व्यक्ति ने ये पर्टिकुलर टॉपिक छोड़ दिया है। उनको कई सालों का एक्सपीरियंस है आंसर शीट चेक करने का, ठीक है। वहां पर उनको दिख जाता है कि किस व्यक्ति ने, उनको पता होता है कहां से, किस किताब से ये शब्द उठाए गए हैं, किस कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये मटेरियल है, वो सारी चीजें समझ जाते हैं वो लोगों। उन लोगों के पास, मैंने पहले भी बोला है कि उन लोगों के पास कई सालों का एक्सपीरियंस है इंप्रेस ना होने का। ऐसे व्यक्ति को इंप्रेस करके उनके हाथों से नंबर छुड़ा कर लाने हैं। तो आप आधी अधूरी तैयारी के साथ नहीं जा सकते, आपको अपने आप को बख्तरबंद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट चीज आएगी। अब इस बाइकैमरल सिस्टम को समझते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस का क्या फंडा है, ठीक है। पहली चीज देखिएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो अपर हाउस है, वाज टू बी अ 260 मेंबर हाउस, partly directly elected from the British Indian provinces and partly 40% nominated by the Indian princes। ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है, यानी जो फेडरल लेजिस्लेशन है, उसको बाइकैमरलाइज किया गया। और बाइकैमरल सिस्टम में, या जो एग्जिस्टिंग बाइकैमरल सिस्टम था, उसका जो अपर हाउस है, उसमें जो मेंबर्स थे उनकी संख्या 260 रखी गई, और मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड थे। कितने परसेंट? 60% ऑफ द मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम इंडियन प्रोविंसेस, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, और 40% जो है वो नॉमिनेट किए जा रहे हैं भारतीय प्रिंसलीज से। जो भारतीय इंडियन प्रिंसली स्टेट्स है, 40% लोग जो है वो वहां से नॉमिनेट किए जाएंगे, और 60% जो रहेगा वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी है, पंजाब है, यूनाइटेड प्रोविंस है, सेंट्रल प्रोविंस है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, यहां से इलेक्ट किए जाएंगे। तो डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है और नॉमिनेशन हो रहा है कहां पर? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अपर हाउस में, ठीक है, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। सेकंड पॉइंट देखिएगा, द फेडरल असेंबली यानी द लोअर हाउस was to be 375 member house, partly indirectly elected from British Indian provinces and partly 1/3 nominated by princes। अब ये जो फेडरल असेंबली है, ठीक है, यानी कि ये जो फेडरल असेंबली है, इसमें 375 मेंबर होंगे, जिसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से और नॉमिनेशन होगा इंडियन प्रिंसली से। तो ये क्लियर होना चाहिए, दोनों अपर हाउस और लोअर हाउस में ब्रिटिश इंडियन प्रिंसली से नॉमिनेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अपर हाउस में ब्रिटिश इंडियन, उल्टा बोल दिया मैंने, बोथ अपर हाउस और लोअर हाउस से जो इंडियन प्रिंसलीज हैं वहां से नॉमिनेशन हो रहा है। और दोनों अपर हाउस और लोअर हाउस में जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हैं वहां से अपर हाउस में क्या हो रहा है? डायरेक्ट इलेक्शन, और लोअर हाउस में हो रहा है इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। इनडायरेक्ट इलेक्शन कहां से होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन कहां से होगा? जहां पर या तो ऑलरेडी एक इलेक्टोरल कॉलेज अवेलेबल है, या तो ऑलरेडी एक लेजिस्लेचर अवेलेबल है। तो जो ब्रिटिश प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, उनकी काउंसिल से इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर अगर कोई जा रहा है तो वो फेडरल असेंबली में जाएगा। और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है उसमें से अगर कोई डायरेक्टली इलेक्ट होकर जा रहा है तो वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जाएगा। तो प्रेजेंट जो सिस्टम है उससे कंपेयर करते हैं। आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन सोचिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आए तो एक बार पॉज कीजिएगा वीडियो को, थोड़ा सा पीछे जाइएगा और फिर से सुनिएगा जो मैंने कहा, ठीक है। यही तो फायदा है ना ऑनलाइन देखने का, कि आप कभी भी पॉज कर सकते हो, पीछे जाके फिर से देख सकते हो, मुझे बार बार नहीं रिपीट करना पड़ेगा, राइट। सो प्रेजेंट सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं। प्रेजेंट क्या है? लोअर हाउस अपर हाउस है, लोकसभा राज्यसभा है। लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड है और राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्टेड है मेंबर्स प्रेजेंटली। और 1935 में जो अपर हाउस है यानी प्रेजेंटली के हिसाब से राज्यसभा, वहां पर डायरेक्टली इलेक्टेड है, और लोअर हाउस यानी प्रेजेंटली के हिसाब से लोकसभा, जिसको फेडरल असेंबली कहा गया, वहां पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, यानी कि उल्टा है। समझ गए आप?
तो ये समझना आपका बहुत जरूरी है। ये है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, यहां से उठाता है एग्जामिनर सवाल। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए, इस बारीकी को अगर आप पकड़ गए, तो कभी भी आपको स्टंप नहीं कर पाएगा एग्जामिनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ऑडली इनफ, इसी पॉइंट को मेंशन किया मैंने यहां पर। ऑडली इनफ इलेक्शन टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स वर डायरेक्ट। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इलेक्शन डायरेक्ट है एंड दैट टू द फेडरल असेंबली इनडायरेक्ट। और प्रेजेंटली क्या है, जो अपर हाउस है उसमें इलेक्शन क्या है, इनडायरेक्ट है, और जो लोअर हाउस है यानी एमपीज जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। एमपी के इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, हर 5 साल बाद। नेक्स्ट देखिएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाज टू बी परमानेंट बॉडी। अब दिस इज रिलेटेबल टू प्रेजेंट टाइम्स ऑल्सो। देखिएगा क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भारतीय संविधान का स्केलेटन कहा जाता है, उसका एक और एग्जांपल यहां पर आ गया कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाज टू बी परमानेंट बॉडी विद 1/3 मेंबर्स रिटायरिंग एवरी 3rd ईयर। द ड्यूरेशन ऑफ द असेंबली वाज टू बी ऑफ 5 years। काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी अपर हाउस, प्रेजेंटली कौन है, राज्यसभा। प्रेजेंटली राज्यसभा का 6 साल का टेन्योर होता है और हर 2 साल बाद 1/3 जो मेंबर हैं वो रिटायर कर दिए जाते हैं, और वो भी एक परमानेंट बॉडी है, कभी उसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। किसको, राज्यसभा को। वही चीज कहां से उठाई गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। देखिएगा जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है वो परमानेंट बॉडी है, ठीक है, और इसके 1/3 मेंबर एवरी 3rd ईयर होते हैं। तो यहां पर आ गया डिफरेंस। यहां पर आपको कनेक्ट करना है कि जो प्रेजेंट राज्यसभा है उसके मेंबर हर दूसरे साल, उसके 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर कर दिए जाते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स थी उसके मेंबर्स को हर तीसरे साल जो है उसके 1/3 मेंबर को हर तीसरे साल रिटायर कर दिया जाएगा, और जो काउंसिल है, जो स्टेट्स की काउंसिल है वो 5 साल के लिए बैठेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द 3 लिस्ट फॉर लेजिस्लेशन पर्पस। अब ये जो रिटायरमेंट राज्यसभा वाला जो फंडा है, रिटायर करने वाला जो फंडा है, ये आज भी अप्लीकेबल है, राइट, अप्लाई किया जा रहा है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया इस प्रोविजन को। कहां से उठाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट चीज देखिएगा, द 3 लिस्ट फॉर लेजिस्लेशन पर्पसेस। जो ये 3 लिस्ट हैं लेजिस्लेशन की, वर टू बी फेडरल। कौन कौन सी है, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट। तो मैंने आपको समझा दिया, लिस्ट यानी कि ऐसे मैटर्स जो कि हैंडल किए जाने, जिस पर गवर्नमेंट जो है वो फैसले लेगी। तो फेडरल मैटर क्या है, फेडरल लिस्ट कौन सी होगी, जिस पर संघ जो है वो यानी कि सेंटर जो है वो फैसला लेगा। उसके बाद प्रोविंशियल लिस्ट क्या होगी कि राज्य खुद से फैसला ले सकते हैं, उनके इंटरनल मैटर्स हैं। और तीसरी कंकरेंट लिस्ट क्या है, जिस पे दोनों मिलकर जो है वो बहस करेंगे। ये आज भी लागू है। दैट मींस ये भी कहां से उठाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो यहां पर यह सवाल भी बन रहा है कि प्रेजेंटली हमारे संविधान में अगर यह प्रोविजन है तो यह कहां से उठाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या 1919 या 1909 या 1892 से। तो आप जवाब देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया गया है। ठीक है, तो ये आपके फैक्चुअल क्वेश्चन एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सभी तैयार हो रहे हैं यहां पे। नेक्स्ट देखिएगा, मेंबर्स ऑफ फेडरल असेंबली कुड मूव अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स कुड नॉट मूव अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको तैयार होना चाहिए कि जो फेडरल असेंबली है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो मूव कर सकती है मिनिस्टर, मतलब जो मिनिस्टर्स हैं फेडरल असेंबली के, उसके खिलाफ। ठीक है, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है वो नहीं कर सकती। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज सरकार क्या करना चाहती है। ठीक है, आइए समझते हैं इसे फिर से। ऑलराइट, सो जैसा कि मैं कह रहा था, मेंबर्स ऑफ फेडरल असेंबली कुड मूव अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर्स को, जो भी मिनिस्टर्स हैं फेडरल असेंबली के, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग हो सकती है। दैट मींस उनकी सरकार जो है वो ठप हो सकती है, उनको जो है वो रिजाइन देना पड़ सकता है। क्यों, क्योंकि ऑफिशियल मेजॉरिटी अभी भी किसकी है, सॉरी नॉट मेजॉरिटी में अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मेजॉरिटी में नहीं है। और उसी तरफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स कुड नॉट मूव अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो ये याद होना चाहिए आपको कि फेडरल असेंबली जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर सकती है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स नहीं कर सकती। डायरेक्ट सवाल बनता है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, द सिस्टम ऑफ रिलीजन बेस्ड एंड क्लास बेस्ड इलेक्टोरेट्स वाज फर्दर एक्सटेंडेड। रिलीजन बेस्ड और क्लास बेस्ड इलेक्टोरेट्स यानी कि
1909 में जो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था उसको कंटिन्यू रखा गया। 1919 में सिखों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, क्रिश्चियंस के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था उसको कंटिन्यू रखा गया। ठीक है, और उसके अलावा जो कॉम्युनल अवार्ड में दलितों के लिए क्लास बेस्ड जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको कंटिन्यू रखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। आगे देखिएगा, 80% ऑफ बजट वाज नॉन वोटेबल, यानी 80% बजट पर तो भारतीय वोट ही नहीं कर सकते। उसके बाद जो रेजिडुअरी पावर है, जो फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट के बाहर जो शक्तियां रह जाएंगी, जो मैटर रह जाएंगे, उनको गवर्नर जनरल पर्सनली ओवरसी करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या क्या कर सकता है वो, या उसकी स्पेशल, मैंने आपको पिछले एक पॉइंट में बताया था ना कि स्पेशल उसकी अथॉरिटी है। ठीक है, he could restore cuts in grants, certify bills rejected by legislature, issue ordinances, exercises veto। रिस्टोर कट्स इन ग्रांट्स, अगर कहीं पर ग्रांट्स हो रही है और उन ग्रांट्स में अगर कमी लाई गई तो उसको रिस्टोर कर सकता है गवर्नर जनरल। उसके अलावा अगर कोई बिल पास किया गया उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है। अगर कोई बिल रिजेक्ट कर दिया गया तो उस बिल को पास कर सकता है गवर्नर जनरल। समझ रहे हैं, दोनों काम कर सकता है। अगर बिल रिजेक्ट कर दिया गया तो उसे पास कर देगा, अगर बिल पास कर दिया गया उसे रिजेक्ट कर देगा। दैट मींस जो फाइनल फैसला है वो गवर्नर जनरल के हाथ में है, क्योंकि उसके पास वीटो भी है। अगर उसकी काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी फैसला लेती है मिलकर, राइट, उसको क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ जवाबदेही नहीं है, दैट मींस वो मिलकर काम नहीं कर सकते। डेफिनेटली वो मिलकर काम कर सकते हैं, और अगर उन्होंने मिलकर काम किया और अगर कोई रेजोल्यूशन पास करके कानून बनाने के लिए एसेंट के लिए गवर्नर जनरल के पास भेजा तो उसको वो रिजेक्ट कर सकता है या उनकी डिमांड्स पे वो वीटो लगा सकता है। ठीक है, उसके पास वीटो शक्ति है, रिजेक्शन की पावर है। सो यही जो है वो कहा गया है कि जो ब्रेक्स हैं, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया इसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी थी वो गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के पास ही थी। प्रोविंसेस में गवर्नर के पास और पूरे मतलब जो नेशनल लेवल पर, भारतीय लेवल पर गवर्नर जनरल के पास, तो कोई फायदा नहीं था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोविंसेस की। तो प्रोविंसेस में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई, देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट देखिएगा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रिप्लेस डायरकी। डायरकियल सिस्टम जो 1919 में लाया गया था उसको हटाया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई गई। डायरकी सिस्टम क्या है आप पिछले सेशन में जाकर पढ़ेंगे मेरे, मैं ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि डायरकियल सिस्टम क्या है। ठीक है, उस सेशन में जाइएगा जिसमें मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स कराया है। अगर आपको एक अलग से सेशन चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पर तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एक अलग से सेशन में ले आऊंगा। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं देखा होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला टॉपिक, और अगर नहीं देखा है तो मेक श्योर यू वॉच द होल वीडियो। अगर आपको लगता है कि फिर से लाना चाहिए तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ऊपर एक स्पेसिफिक अलग से टॉपिक ले आऊंगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, जैसे आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को समझ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोविंसेस वर ग्रांटेड ऑटोनॉमी एंड सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। ठीक है, या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई गई, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बनाया गया। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। इसका मतलब प्रोविंसेस वर फ्रीड फ्रॉम द सुपरिंटेंडेंट्स या डायरेक्शन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड गवर्नर जनरल। प्रोविंसेस henceforth derived their legal authority directly from the British Crown. Provinces were given independent financial powers and resources. Provincial governments could borrow money on their own security. यह मतलब है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का। दैट मीन्स जो पहले गवर्नर जनरल और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो प्रोविंसेस के ऊपर नजर रख रहे थे कि कौन सा गवर्नर क्या कर रहा है, ठीक है, किस प्रोविंसेस में क्या पॉलिटिकल गतिविधि हो रही है, उस सब पे फाइनल जो है वो नजर किसकी थी, गवर्नर जनरल की। और जो बजट है, प्रोविंशियल बजट है, वो भी कौन अप्रूव करके देता था, गवर्नर जनरल। लेकिन अब लीगल अथॉरिटी प्रोविंसेस की डायरेक्टली उन्होंने किससे ली, ब्रिटिश क्राउन से। दैट मींस जो प्रोविंसेस है, देखिए चेन ऑफ कमांड देखिए, प्रोविंसेस जो है वो वायसरॉय को बताएंगी अपनी डिमांड्स, वायसरॉय सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को बताएगा, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है वो किसको बताएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट को या ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचेगी बात। पहले ये चेन ऑफ कमांड है। दैट मींस प्रोविंसेस क्या चाहती हैं, अगर जो प्रोविंशियल लेवल पर अगर भारतीय नेता गवर्नर को विवश करें अपनी बातें मनवाने के लिए, तो ऊपर चेन ऑफ कमांड बहुत लंबी है। दैट मींस डिमांड पूरी होगी या नहीं होगी उसके लिए गारंटी नहीं है। तो अब भारतीयों को
क्या ये बहलावा दिया गया कि जो आपकी जो प्रोविंशियल डिमांड्स है ना, वो डायरेक्टली अब आप ब्रिटिश क्राउन के आगे रख सकते हैं। बीच में जो गवर्नर जनरल और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बैठा है, हमने इनको इक्वेशन से हटा दिया, तो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी। ये मतलब है प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देने का, यानी जो डायरेक्शन और सुपरिंटेंडेंस है किसका, गवर्नर जनरल और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स का, उसको हटा दिया गया। प्रोविंसेस को डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन से जोड़ दिया गया। दिस इज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। समझे आप? आगे देखते हैं। तो देखिएगा, लीगल अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है, कुड बोरो मनी, अपनी खुद की सिक्योरिटी से, यानी अपनी खुद की जमीन या रिसोर्सेज के दम पर जो है वो मतलब पैसा बोरो कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो बैंक से लेना हो या इंटरनेशनल किसी मॉनेटरी सिस्टम से लेना हो। अब देखते हैं प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव के पास क्या पावर थी। तो सेंटर में एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, गवर्नर जनरल। तो उसी तरह प्रोविंसेस में एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होगा, ऑब्वियसली गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर कौन होगा, गवर्नर वाज टू बी क्राउन्स नॉमिनी एंड द रिप्रेजेंटेटिव टू एक्सरसाइज अथॉरिटी ऑन किंग्स बिहाफ इन अ प्रोविंस। अब जो ब्रिटिश शासक है, जो ब्रिटिश क्राउन है ना, जो राजा है, उसके टाइटल में नाम जुड़ता है एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है। और इंडिया में जो उसका सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के थ्रू जो कौन बैठा हुआ है, गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के अंडर जो गवर्नर्स हैं, अब वो गवर्नर्स डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में है, ठीक है। सो अब जो गवर्नर जो बैठेगा वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। Next is governor was to have special powers regarding minorities, rights of civil servants, law and order, British business interests, partially excluded areas, princely states, etc. So यहां पर आ गई स्पेशल पावर्स। यही वो स्पेशल पावर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की ब्रेक्स हैं, जो कि भारतीयों द्वारा लाए गए या लाए जा रहे किसी भी रिफॉर्म के लिए एक ब्रेक की तरह काम करती है। देखिएगा, सिविल सर्वेंट्स के राइट्स, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर पे स्पेशल पावर्स हैं, ब्रिटिश बिजनेस इंटरेस्ट पे स्पेशल पावर है, ठीक है, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज पे, यानी जो ट्राइबल एरियाज हैं, जहां तक ब्रिटेन ने अपना जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है एक्सटेंड नहीं किया, वो एक्सक्लूडेड या पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज हैं। उसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स हैं। नेक्स्ट इज गवर्नर कुड टेक ओवर एंड इनडेफिनेटली रन एडमिनिस्ट्रेशन। अब गवर्नर को एक और शक्ति दी गई कि जब चाहे वो पूरा का पूरा प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में ले सकता है, ठीक है, बगैर किसी से पूछे, बगैर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन है उससे पूछे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति थी किसके हाथ में, गवर्नर के हाथ में। नेक्स्ट चीज देखिएगा, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसके बारे में कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट बेस्ड ऑन कम्युनल अवार्ड वर टू बी मेड ऑपरेशनल। कम्युनल अवार्ड मैंने आपको करा दिया पूरा टॉपिक ये, ठीक है। तो कम्युनल अवार्ड में जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था डिप्रेस्ड क्लासेस को, उसको लागू किया गया। तो अगर आपने वो कम्युनल अवार्ड वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसको डेफिनेटली आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज देखिएगा, ऑल मेंबर्स वर टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड। जो प्रोविजनल लेजिस्लेशन है वहां पर सारे मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे। जो प्रोविंशियल है, नॉट प्रोविजनल, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके सारे मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे। अब यहां पर आप मुझे तुरंत बताएंगे कि किस एक्ट में इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी और किस एक्ट में इलेक्शन शब्द का यूज ही नहीं किया गया था, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। तुरंत दोनों मुझे कमेंट में बताएंगे आप। अगर आपने पिछले सेशन फॉलो किए हैं तो आप भली भांति जानते होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला पूरा टॉपिक आप देखिए, 1858 से 1947 वाला, और उससे पहले 1773 से 1853 तक, ठीक है। इन दोनों सेशंस में मैंने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट सारी चीजें समझा दी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडिविजुअल अलग अलग सेशंस लेकर आऊं तो मैं वैसा भी कर सकता हूं, जैसे मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आया हूं एक अलग से, ताकि एक डिटेल में मैं समझा सकूं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था। तो वहीं पर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कहा गया कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी ना, उसके जो मेंबर है उसको डायरेक्टली इलेक्ट करना है। मैंने बोला था कमेंट में लिखिएगा, 1909 में कहा गया था कि इलेक्ट किया जाएगा लेकिन इनडायरेक्टली, और 1892 में कहा गया था कि नॉमिनेट करेंगे, उसमें इलेक्ट शब्द का यूज ही नहीं किया गया था, ठीक है। तो मैंने पिछले सेशंस में करा दिए हैं, जाके पढ़िए उन सेशंस में, आपको पता चलेगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, फ्रेंचाइज वॉज एक्सटेंडेड। अब देखिए, वुमेन गॉट द राइट ऑन द सेम बेसिस एज मेन।
अब जो फ्रेंचाइज है, जो फ्रेंचाइज का मतलब जो वोट दे सकते हैं, उसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। ठीक है, यानी कि जिस इकोनॉमिक स्टेटस या जिस रिलीजन या तबके के पुरुष वोट कर सकते हैं, उसी इकोनॉमिक स्टेटस या रिलीजन या तबके की महिलाएं भी वोट कर सकती हैं। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऐड किया गया। तो मुसलमानों को, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला 1909 में, सिखों को, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला 1919 में, और 1935 में डिप्रेस्ड क्लासेस और वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन या इनको फ्रेंचाइज में ऐड किया गया 1900 कब 35 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। तो आपको याद रखनी है चीजें ये। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आता है, मिनिस्टर्स वर टू बी एडमिनिस्टर ऑल प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इन अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय अ प्रीमियर, या जिसको बाद में चीफ मिनिस्टर कहा गया। ठीक है, सो मिनिस्टर जो है वो सभी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को हैंडल करेंगे। सो दैट मींस अगर इलेक्शन होते हैं 1937 के, और उसके बाद अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनती हैं, तो उसमें अगर भारतीय मिनिस्टर जाएंगे और अगर कांग्रेस के मिनिस्टर जाते हैं, तो जो प्रोविंशियल मैटर्स होंगे उस पर कांग्रेस के मिनिस्टर्स फैसले ले सकते हैं। यहां पर अंग्रेजी सरकार भारतीयों को यह वादा कर रही थी कि आपको देखिए यहां से शक्ति मिलेगी। इससे अंग्रेजी सरकार कर क्या रही थी, जो ट्रूस का पीरियड चल रहा है, ठीक है, ट्रूस के पीरियड में मतभेद है, स्ट्रेटेजिक डिबेट कराया मैंने आपको। जो सोशलिस्ट हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस को कैरी रखा जाए। ठीक है, जो स्वराजिस्ट हैं, जो प्रो चेंजर्स हैं, वो चाहते हैं कि काउंसिल में एंट्री की जाए। ठीक है, और जो नो चेंजर्स हैं, वो चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव वर्क जारी रखा जाए। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटेजिक डिबेट है, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वापस लेने के बाद भी आई थी एक बार, जहां पर नो चेंजर, प्रो चेंजर और रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट हमें 3 देखने को मिले थे, और सिविल डिसोबीडियंस के बाद भी हमें देखने को मिले हैं प्रो चेंजर, नो चेंजर और लेफ्टिस्ट देखने को मिले हैं यहां पर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के अंडर। तो इस तरह आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये मतभेद है आपस में। तो यहां पर मैंने आपको बताया था स्ट्रेटेजिक डिबेट में फाइनली गांधी जी ने सबको कंसिलिएट किया था, बोला था कि चलो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको पावर के नशे में बहक नहीं जाना। ठीक है, और दूसरी साइड लेफ्टिस्ट ने कहा था कि हम इलेक्शंस लड़ेंगे, लेकिन हम प्रोविंशियल काउंसिल्स को काम ही नहीं करने देंगे, हम पॉलिटिकल डेडलॉक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये अगर पिछला टॉपिक आपने नहीं देखा है तो वो देखिएगा, तभी आपको ये सब चीजें समझ आएंगी। तभी फिर आप, जब मैं अगला ही टॉपिक जो लाने वाला हूं मैं, यानी कि इलेक्शंस पे, जनरल इलेक्शन, जो 1937 के जो इलेक्शंस रहे, प्रोविंशियल इलेक्शंस, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट रही कांग्रेस की 28 महीने की, उसमें जो अगला ही सेशन आने वाला है, उसको तब आप कनेक्ट कर पाएंगे कि ये हुआ क्या था। उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे कि उसके बाद की घटनाएं जो भी घटी हैं, उसका बैकग्राउंड, यही सब घटनाएं तो रहेंगी, राइट। तो इसीलिए आपको एक्सटेंसिवली स्टडी करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट बहुत अनिवार्य है आपके लिए। अगला पॉइंट देखिएगा, ठीक है। सो मिनिस्टर्स वर मेड आंसरेबल टू द आंसरेबल टू एंड रिमूवेबल बाय एडवर्स वोट ऑफ लेजिस्लेचर। तो मिनिस्टर जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और लेजिस्लेचर द्वारा वोटिंग के माध्यम से मिनिस्टर्स को उनकी शक्ति से निष्कासित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कुड लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स इन प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये तो मैंने मेंशन कर ही दिया, फेडरल गवर्नमेंट आ रही है, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर आ रहा है, तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है वो क्या करेंगी, वो प्रोविंशियल मामलों पर तो लेजिस्लेशन करेगी ही, लेकिन कंकरेंट लिस्ट में, यानी कि ऐसे मामले जो स्टेट के भी नहीं है और सेंटर के भी नहीं है, दोनों उस पे जो है वो वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 40% ऑफ द बजट वाज स्टिल नॉट वोटेबल। 40% बजट अभी भी वोटेबल नहीं है। ठीक है, जैसा गवर्नर चाहेगा वैसा होगा, और जैसा गवर्नर को गवर्नर जनरल कहेगा वैसा गवर्नर को करना पड़ेगा। लेकिन अभी गवर्नर जो है वो कुछ हद तक आजाद है, लेकिन जैसा क्राउन कहेगा वैसा तो गवर्नर को करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चीज देखिएगा कि गवर्नर किस किस चीज पर मना कर सकता है। सो गवर्नर कुड रिफ्यूज एसेंट टू अ बिल, यानी किसी बिल को अपनी मंजूरी देने से मना कर सकता है। ऑब्वियसली प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, यानी ऑर्डिनेंसेस जारी कर सकता है। उसके अलावा
गवर्नर्स एक्ट्स जो है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो शक्तियां गवर्नर के पास दी गई हैं, जैसे कि पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में लाना, वो किसके कंट्रोल में है, उसका फैसला कौन लेगा, गवर्नर लेगा। तो यहां तक हमने क्या समझा, यहां तक हमने समझा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने सेंट्रल लेजिस्लेशन और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन के लिए क्या क्या प्रावधान दिए, उसके अलावा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव के लिए क्या क्या प्रावधान दिए। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। आगे अब इवैल्यूएशन करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कि उसका असर क्या रहा, इवैल्यूएट करते हैं। आइए परखते हैं कि पॉजिटिव रहा भारतीयों के लिए, नेगेटिव रहा, अंग्रेजों के क्या जो है वो मोटिव थे, क्या वो पूरे कर पाए या नहीं, कितना भारतीय उस चीज को समझ पाए, भारतीयों ने कैसे रिस्पॉन्स किया, इन सारी चीजों को अब हम लास्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं इवैल्यूएशन क्या रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। ठीक है, सो पहला ही पॉइंट देखिएगा, numerous safeguards and special responsibilities of the governor general worked as brakes in the proper functioning of the act। मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी जगहों पर गवर्नर जनरल जो है वो फैसलों को बदल सकता था, तो सेफ गार्ड्स और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ब्रेक्स की तरह काम किया। दूसरा पॉइंट, इन प्रोविंसेस गवर्नर स्टिल हैड एक्सटेंसिव पावर्स। तो दोनों की बात होगी, सेंट्रल लेवल पर गवर्नर जनरल के पास स्पेशल पावर्स हैं और वहीं प्रोविंसेस में गवर्नर के पास स्पेशल पावर्स हैं। तो भले ही भारतीयों को ललचाने की कितनी भी कोशिश की गई, लेकिन अंत में बात तो वही है कि जो फाइनल अथॉरिटी है वो प्रोविंसेस में गवर्नर के पास और सेंटर में गवर्नर जनरल के पास। यही सेम बात जो है वो 1919 में भी पढ़ी थी हमने कि जो फाइनल अथॉरिटी है वो प्रोविंसेस में गवर्नर के पास और सेंटर में गवर्नर जनरल के पास। वही चीज 1909 में हुई थी, वही 1892 में, वही उससे पहले भी। तो ये तो कंसिस्टेंसी बनी रही है कि जो फाइनल अथॉरिटी है वो अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में रखी, लेकिन धीरे धीरे कुछ शक्तियां उन्होंने भारतीयों को दी केवल लुभाने भर के लिए, लेकिन उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से भारतीयों ने इस्तेमाल किया, यही हमें समझना है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, द एक्ट एनफ्रेंचाइज्ड 14% ऑफ ब्रिटिश इंडियन पॉपुलेशन, यानी भारतीय पॉपुलेशन जो कि ब्रिटिश कंट्रोल में थी, उनमें से 14% लोग अब वोट दे सकते थे। तो जो इलेक्शन वाला टॉपिक कराऊंगा ना, उसमें बताऊंगा कि कितने जो है वो लोग, कितने लोगों को एनरोल किया गया वोटिंग के लिए और कितनी वोटिंग हुई, उसमें पुरुषों की कितनी वोटिंग हुई, महिलाओं की कितनी वोटिंग हुई, वो सारा डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि 14% लोगों को वोट देने का हक दिया गया। ठीक है, द एक्सटेंशन ऑफ द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इंटरेस्ट प्रोमोटेड सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज विच कल्मिनेटेड इन पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए रखना, दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट देना, सिखों को, क्रिश्चियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो जारी रखना। दैट मींस ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने के माध्यम से ये जो कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने की, जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिटिक्स अंग्रेजी गवर्नमेंट खेल रही थी, उसको कंटिन्यूड रखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने। क्यों? क्योंकि ये जो लेजिस्लेशन जो है वो असेंबल किए गए ना, चाहे वो बाई कैमरल हो, ठीक है, उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट हो, यहां पर बहुत बड़े हद तक जो है वो हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी बनी रही, कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेटेड रहे और अंग्रेजों ने पूरी जो है वो हवा दी ऐसे मामलों को। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, यानी कि कम्युनल इलेक्टोरेट्स की वजह से सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज बनी रही। ये दोनों वर्ड्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ध्यान से देखिए। द एक्ट प्रोवाइडेड अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल ग्रोथ। ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड था कि इसमें संशोधन करने की शक्ति केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास थी। भारत की कोई भी अथॉरिटी इस कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर ही नहीं सकती थी। ठीक है, और रिजिड होने का मतलब यह है कि इसके जो रूल्स हैं वो इतने हार्ड और फास्ट जो है, मतलब इतने रिजिडली फॉलो किए जाते थे कि बहुत बड़ी समस्या बन गए वो। नेक्स्ट चीज देखिएगा, राइट ऑफ अमेंडमेंट वाज रिजर्व्ड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही। अब अंग्रेजों की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या थी भारतीयों को लेकर, वो समझते हैं हम। पहला पॉइंट देखिएगा, सप्रेशन कुड ओनली बी शॉर्ट टर्म टैक्टिक। इन लॉन्ग रन द स्ट्रेटेजी वाज टू वीकन द नेशनल मूवमेंट एंड इंटीग्रेट लार्ज सेगमेंट्स ऑफ द मूवमेंट इनटू कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। देखिए, अंग्रेज भली भांति जानते थे कि उनकी संख्या कम है, दैट मीन्स वो पीट कर भारतीयों को शांत नहीं कर सकते, इसलिए उनको भारतीयों को अपने चंगुल में लेने के लिए, अपने कंट्रोल में लाने के लिए उनको बहलाना फुसलाना पड़ेगा।
इसीलिए उनकी पॉलिसी क्या थी, कैरेट और स्टिक की, कि पहले जो जो बहादुर लोग हैं, जो पिट जाने के लिए तैयार हैं, उनको बहुत भयंकर पीटो, तो जिससे जो कमजोर है ना वो डर कर अपने आप हमारे शरण में आ जाएगा। ये थी कैरेट और स्टिक। ठीक है, तो यही अंग्रेजी सरकार ने अपनाया कि पहले सप्रेस करो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, का जो सेकंड फेज है बहुत भयंकर तरीके से सप्रेस किया गया। ठीक है, और जो लेफ्टिस्ट है वो फिर भी डटे रहे कि हम मार खाते रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस को लाठियां पड़ी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को कई बार पिटना पड़ा। ये तो मुख्य नेताओं की बात कर रहा हूं, उसके अलावा जो जनता पिटी है उसका तो हिसाब ही नहीं है, और जो मरे हैं उसको किसी ने गिना ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी सरकार डरा रही थी, और अंग्रेजी सरकार को पता था कि डर से हम सबको नहीं जीत सकते, इसीलिए कंसिलिएट करना पड़ेगा, है ना, थोड़ी रिश्वत देनी पड़ेगी, थोड़ी शक्तियां कुछ देनी पड़ेगी, तो जो कमजोर हैं यानी कि जो हमारे बहलावे में आ जाएंगे उनको हम अपने कंट्रोल में लें। इस तरह धीरे धीरे जो नेशनल मूवमेंट है वो कमजोर होगा, यानी जो यूनिटी है, जो सेंट्रल लेवल पर यूनिटी है वो टूटेगी। अगर वो टूट गई, प्रोविंशियल लेवल पर आ गए, इसीलिए फेडरेशन लाई गई थी या लाई जा रही थी, ताकि एक यूनिटी सेंट्रल लेवल पर ना बन सके नेशनलिस्ट की, प्रोविंशियल लेवल पर टूट जाए, ताकि जो कांग्रेस के नेता है वो प्रोविंस में जो है वो मिनिस्टर खेले आपस में, और शक्ति का उनको इतना नशा हो जाए और कांग्रेस जो है वो प्रोविंशियलाइज्ड हो जाए, यानी प्रोविंशियल लेवल पर बढ़ जाए। यानी बंगाल की कांग्रेस जो है वो अलग खेल रही है, मद्रास की अलग खेल रही है, बंबई की अलग खेल रही है, लाहौर की अलग खेल रही है। इससे हुआ क्या, इससे सेंट्रल जो एकता थी कांग्रेस की वो टूट गई, जनता बट गई, और अंग्रेजों का काम हो गया पूरा। जब तक जनता बटी रहेगी अंग्रेजों पर वो प्रेशर नहीं डाल सकते। ठीक है, जनता के इकट्ठा होने से ही तो डरती है अंग्रेज, इसीलिए कैरेट और स्टिक की पॉलिसी, स्वदेशी मूवमेंट, उसके बाद मॉन्टेगू की डिक्लेरेशन, कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए, ठीक है, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स आए, और फिर उसके बाद गांधी जी को रिहा किया गया स्वराजिस्ट ने जब डिक्लेरेशन दी अपनी, ठीक है, कि हम जो है वो डेडलॉक्स लाएंगे पॉलिटिकल, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। तो ये अंग्रेजों की लगातार चलती रही है पॉलिसी, यही करना चाहते थे अंग्रेज हमेशा से। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट चीज देखिएगा, इसी पॉइंट को हम फिर से पढ़ते हैं। सप्रेशन कुड ओनली बी अ शॉर्ट टर्म टैक्टिक, in long run the strategy was to weaken the national movement and integrate large segments of the movement into colonial constitutional and administrative structure। यानी कि जो नेशनल मूवमेंट के जो लोग हैं ना, जो नेता हैं, जो जनता है, उसको धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार का हिस्सा बनाओ, अंग्रेजी लॉयलिस्ट बनाओ, अपने सूट बूट की आदत डालो, अपने दफ्तरों की आदत डालो, उनको सॉफ्ट करो, उनको सेक्रीफाइस का जो जीवन है उससे बाहर निकालो। अगर वो सेक्रीफाइस करना भूल जाएंगे, सॉफ्ट पड़ जाएंगे, तो अब वो फिर मास मूवमेंट नहीं कर सकते। गांधी जी ने सबको रिजिड रखा हुआ था, गांधी जी को बोला गया कि आप सूट बूट क्यों पहन रहे हैं, गांधी जी ने तब से सूट बूट पहनना त्याग दिया, धोती कुर्ते में आ गए, और सबको यही बोला कि भारतीय कपड़ा जो है वो नेटिव कपड़ा पहनो, जो कि लॉजिक बनता भी है। मैंने आपको समझाया था, भारत में गर्मी है, सूत का कपड़ा पहनना जो है वो बहुत लॉजिकल बनता है भारत के लिए। ठीक है, धोती वगैरह पहनना, लुंगी पहनना लॉजिकल है भारत में पहनना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, रिफॉर्म्स वुड रिवाइव द पॉलिटिकल स्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु हैड लॉस्ट पब्लिक सपोर्ट ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लाहौर के 1929 का लाहौर का जो एक्ट है, उसके बाद जो सोशलिस्ट की पकड़ कांग्रेस में बढ़ी, युवा नेताओं की पकड़ जो कांग्रेस में बढ़ी, जो मॉडरेट्स हैं, जो स्वराजिस्ट हैं, उनकी पकड़ जो कांग्रेस से घटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाने के बाद अंग्रेजी सरकार यह सोच रही थी कि मॉडरेट्स को यहां से फिर से मोटिवेशन मिलेगा और वो फिर काउंसिल्स में आएंगे। अगर वो काउंसिल्स में आएंगे तो कांग्रेस में फिर से बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, वही ये चाहते थे। फिर से देखिएगा, रिफॉर्म्स वुड रिवाइव द पॉलिटिकल स्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लिबरल्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट लिबरल्स, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते थे, जो मॉडरेट्स थे। ठीक है, और वो सिविल डिसोबीडियंस के बाद जो है वो कमजोर हो गए थे, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस में फिर से नॉन कोऑपरेशन की और सिविल डिसोबिंग की बात की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, रिप्रेशन अर्लियर एंड रिफॉर्म्स नाउ वुड कन्विंस अ लार्ज सेक्शन ऑफ कांग्रेसमैन ऑफ इनइफेक्टिवनेस ऑफ एक्स्ट्रा लीगल स्ट्रगल। एक्स्ट्रा लीगल स्ट्रगल क्या है? जो गांधी जी का स्ट्रगल, ट्रूथ और स्ट्रगल की नीति है, यानी सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन, भूख हड़ताल यानी कि सत्याग्रह क्या है? एक्स्ट्रा लीगल स्ट्रगल है। तो अगर पहले आपको, अगर कैरेट और स्टिक की नीति अपनाई गई, पहले पीटा गया और फिर शक्तियां दी गई, तो इससे क्या होगा? इससे कांग्रेसमैन को यह लगेगा कि ये जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना, इससे फायदा नहीं हो रहा, अंग्रेजी सरकार वैसे भी तो शक्तियां दे ही रही है हमें,
तो क्यों ना हम अंग्रेजी सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन को माने और उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल में जुड़ जाएं। इससे होगा क्या, इससे मास एजिटेशन कमजोर पड़ जाएगा। अंग्रेजों को एक्चुअल घाटा किससे हो रहा था, अंग्रेजों का कंट्रोल भारत पर क्यों था, क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग थी। उनकी इकोनॉमी क्यों स्ट्रांग थी, क्योंकि भारतीय कोऑपरेट कर रहे थे। गांधी जी ने क्या कहा, कोऑपरेशन करना बंद कर दो, उनकी इकोनॉमी वीक हो जाएगी, अपने आप उनकी जड़ें हिल जाएंगी, जो कि नॉन कोऑपरेशन में भी हुआ और सिविल डिसोबीडियंस में भी हुआ। कपड़े का आयात आधा हो गया, ठीक है। तो यहां पर अंग्रेजों ने यह चाल भी खेली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। नेक्स्ट चीज देखिएगा, वंस कांग्रेसमैन टेस्टेड पावर दे वुड बी रिलक्टेंट टू गो बैक टू पॉलिटिक्स ऑफ सेक्रीफाइस। एक बार जब कांग्रेस लीडर्स को पावर का नशा लग जाएगा तो फिर वो सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, फिर वो भूख हड़ताल नहीं कर सकते, फिर वो डंडे नहीं खा सकते, फिर वो स्ट्राइक्स नहीं कर सकते, फिर वो सिविल डिसोबे नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार वो अंग्रेजों के लॉयलिस्ट हो गए, एक बार उन्होंने शपथ ले ली, तो अगर उनको सिविल डिसोबे करना है तो उनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। और गाड़ी में घूमना, नौकर चाकर होना और उनका जो है वो आदो अदब होना, उस चीज की उन्हें लत लग जाएगी, तब तक उनके पास शक्ति होगी, उस चीज की लत लग जाएगी उन्हें, तो वो सेक्रीफाइस नहीं कर पाएंगे। ये भी अंग्रेजों ने पहले से ही प्लान कर रखा था। नेक्स्ट चीज, रिफॉर्म्स कुड बी यूज्ड टू क्रिएट डिसेंशंस विद इन कांग्रेस, राइट विंग टू बी प्लेकेटेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशंस एंड रेडिकल लेफ्टिस्ट टू बी क्रश्ड थ्रू पुलिस मेजर्स। सो जो लेफ्टिस्ट है उन्होंने सिरे से मना किया, क्योंकि लेफ्टिस्ट तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से ही कह रहे थे कि हमें लगातार जारी रखना है रेजिस्टेंस को, ठीक है। और जो राइटिस्ट हैं या जो मॉडरेट्स हैं या जो प्रो चेंजर्स हैं या जो स्वराज्यिस्ट सपोर्टर्स हैं, वो क्या कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो मेथड्स यूज किए जाए, इन काउंसिल पॉलिटिक्स लड़ी जाए। तो यहां पर कांग्रेस में फिर से बंटवारा होने के चांसेस हैं। सूरत स्प्लिट वाला खतरा हमेशा कांग्रेस में बना रहता था। सूरत में एक बार कांग्रेस को स्प्लिट करने में अंग्रेज कामयाब रहे थे। सूरत स्प्लिट वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो जरूर जाकर पढ़िएगा, बहुत आवश्यक है आपके लिए। आगे देखिएगा, ठीक है। रिफॉर्म्स कुड बी यूज्ड टू क्रिएट डिसेंशन, ये वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वुड क्रिएट पावरफुल प्रोविंशियल लीडर्स हु वुड ग्रेजुअली बिकम ऑटोनमस सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर्स। मैंने बोला ना, प्रोविंशियल काउंसिल्स में मंत्रियों को तुम शक्तियां दे दोगे। अभी पीछे हमने पढ़ा ना, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो मिनिस्टर्स होंगे उनके पास प्रोविंशियल मैटर्स पर फैसला लेने की शक्ति होगी। दैट मीन उनके पास पावर होगी। उनके पास पावर होगी तो जो प्रोविंशियल लेवल पर कांग्रेस जो है वो टूट जाएगी। यानी बंगाल के जो मिनिस्टर्स हैं वो आपस में फैसला लेने लगेंगे, आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। मद्रास के जो लीडर्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, बॉम्बे के लीडर्स जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन वैसी होगी। क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स, जरूरी नहीं है ना कि सभी कांग्रेस के लीडर्स इलेक्ट हो। अगर भारतीयों के लिए इलेक्टोरेट जो है वो थ्रो किया गया है या ओपन की गई है सीट्स, तो उसमें जमींदार भी आएंगे, उसमें कैपिटलिस्ट भी आएंगे, ठीक है। और अगर बहुमत बना के रखना है तो जमींदारों को कैपिटलिस्ट को जोड़ना पड़ेगा। इससे क्या होगा, सोच के देखिए। जमींदारों और कैपिटलिस्ट को अगर नेताओं को अपने साथ जोड़ना है तो कुछ जो है वो जनता के हक खाने पड़ेंगे। अगर उन्होंने कुछ जनता के हक खाए तो जनता बोलेगी कांग्रेस करप्ट हो गई। यही अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि कांग्रेस ने जो गांधी जी के अंडर जो जनमत इकट्ठा किया है, या जो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने जो जनमत इकट्ठा किया है, वो जनमत कांग्रेस से दूर हो जाए। कांग्रेस फिर से एक एलिटिस्ट उसकी इमेज बन जाए। जो जनता से जुड़ी हुई इमेज है कांग्रेस की, वो फिर से खराब हो जाए, एलिटिस्ट बन जाए, और फिर से जो है वो हमारा नेशनल मूवमेंट 20 साल पीछे धकेला जा सके। यही इच्छा थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। नेक्स्ट चीज देखिएगा, कांग्रेस वुड दस बी प्रोविंशियलाइज्ड एंड द सेंट्रल लीडरशिप वुड गेट वीकन्ड। सेंट्रल लीडरशिप वीक हो जाएगी, कांग्रेस जो है वो प्रोविंशियल टुकड़ों में टूट जाएगी और अंग्रेजों का काम हो जाएगा। पूरा डिवाइड हो गई कांग्रेस तो फिर काम खत्म। सेंट्रल लेवल पर अगर कांग्रेस मैनेज नहीं है तो वो कैसे जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ अपने मुद्दे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर लेकर आएगी, राइट? या बड़े लेवल पर मास मूवमेंट कैसे करेगी, ठीक है। अब ऐसे में लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि उस समय के वायसरॉय रहे 1936 से 43 तक, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वी फ्रेम्ड द एक्ट ऑफ 1935 बिकॉज वी थॉट दैट वाज द बेस्ट वे ऑफ मेंटेनिंग ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन इंडिया। कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नहीं करना चाहते थे वो, भारत में ब्रिटेन का कंट्रोल बना रहे। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? वी आर प्रोवाइडेड विद अ कार, ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट सवाल बनता है ये स्टेटमेंट किसने दी है? तो जेएल नेहरू ने कहा है वी आर प्रोवाइडेड विद अ कार, ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। और बी आर टॉमलिंसन एक इतिहासकार है, उन्होंने क्या कहा? द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस इन इंडिया इज डिटरमाइंड बाय द नीड टू अट्रैक्ट इंडियन कोलैबोरेटर्स टू द राज, ठीक है।
तो ये स्टेटमेंट दी है किसने? B.R. टॉमलिंसन ने। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिस पे सवाल बन जाता है। अब फाइनली देखते हैं कि जो नेशनलिस्ट हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग से रिलेटेड हो, कांग्रेस से रिलेटेड हो या अन्य किसी भी पार्टी से, उनका क्या रिस्पॉन्स था। पहला पॉइंट देखिएगा, द 1935 एक्ट वाज कंडेम्ड बाय नियरली ऑल सेक्शंस एंड यूनानिमसली रिजेक्टेड बाय कांग्रेस। सबने रिजेक्ट किया 1935 के रिफॉर्म्स को। नेक्स्ट, द हिंदू महासभा एंड नेशनल लिबरल फाउंडेशन हाउएवर डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इन फेवर ऑफ द वर्किंग ऑफ 1935 एक्ट इन सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किन्होंने सपोर्ट किया, तो जवाब आपके पास है हिंदू महासभा और नेशनल लिबरल फाउंडेशन। द कांग्रेस डिमांडेड instead the convening of a constituent assembly elected on the basis of adult franchise to frame constitution for independent India। कांग्रेस ने क्या डिमांड किया कि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, ठीक है, जो कि इलेक्ट की जाएगी अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर, और भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो, यानी भारतीय बनाएंगे भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन। आप जो इंग्लैंड में बैठकर बना रहे हैं ना, हम उस चीज को नहीं मानेंगे। ये था कांग्रेस का रिस्पांस। और इन दो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका आपने नाम देखा, इन्होंने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मान लिया और बाकी सबने रिजेक्ट किया। सो आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। हमने क्या पढ़ा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने क्या समझने की कोशिश करी? हमने समझने की कोशिश करी कि प्रोविंशियल लेवल पर एज वेल एज सेंट्रल लेवल पर क्या क्या चेंजेस लाने की कोशिश किए गए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई गई, प्रोविंशियल डायरकी हटाई गई, सेंटर में फेडरल सिस्टम लाने की कोशिश की गई, किस किस को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, सारे प्रोविजंस हमने समझे। इलेक्शन पर क्या असर होगा, अगला ही टॉपिक इलेक्शन पर आ रहा है, इस टॉपिक के कंटिन्यूएंस में रहेगा। अगर ये टॉपिक अंत तक देख चुके हैं तो अगला सेशन आप जरूर देखेंगे, सेम टाइम पर आएगा। पूरा का पूरा टॉपिक फॉलो कीजिएगा, पूरा इलेक्शन आपको अच्छे से समझाऊंगा कि क्या हुआ था, ठीक है। सारे पक्ष को हम अच्छे से समझेंगे। आज के सेशन को मैं कंक्लूड करता हूं। पिछले सेशन अगर नहीं देखे हैं, क्योंकि देखिए आज के सेशन से रिलेटेड कौन कौन सा है, स्ट्रेटेजिक डिबेट, सिविल डिसोबीडियंस, साइमन कमीशन, सभी आज के टॉपिक से रिलेटेड ही तो है। ये सारी कहानी पढ़िए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या कमेंट सेक्शन में आपको मेरे पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो चैनल पर चले जाइएगा स्टडी IQ के, मेरे नाम से वहां पर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पिछले सारे सेशन देख डालिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप CSC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा स्टडी IQ की लर्निंग एप्लीकेशन का, जाइए, एक थॉरो कोर्स है, उसको एक्सप्लोर कीजिए। उसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। सो आज के सेशन को मैं यहां कंक्लूड करता हूं। मेरा नाम है विशाल चौहान। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया है, समझ आया है, तो आप तुरंत मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और जो मैंने सवाल पूछे हैं उनके जवाब देंगे, पिछले सेशन जरूर देखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आप ही की भलाई के लिए बोल रहा हूं मैं बार बार, जरूर देखिएगा पिछले सेशंस और पूरे देखिए, थॉरोली फॉलो कीजिए, ठीक है। और जिसको पसंद आता है वो आगे शेयर जरूर करे, शर्माना मत। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है या जो भी आपके फेसबुक ग्रुप्स हैं, वहां पर शेयर कीजिए, बताइए कि कोई टीचर है वो इस तरह एक्सप्लेन कर रहा है, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आती है तो, ठीक है। तो आज के टॉपिक को मैं कंक्लूड करता हूं, मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन में। अगले सेशन में हम प्रोविंशियल इलेक्शंस पढ़ेंगे 1937 के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।